जी, क्वेश्चन आंसर्स में मोहम्मद आफ्ताब साहब हैं, उन्होंने लिखा है री सर को काइंडली कह दें कि चैट बॉक्स सीन कर लिया करें कि रेंडमली माइक अनम्यूट करते हैं, जिस वजह से जो बच्चे रह जाते हैं वो तो क्वेश्चन कर सकें। क्वेश्चन करने के लिए आप हैंड रेज का ऑप्शन यूज़ करें इंस्टेड ऑफ चैट बॉक्स। आप हैंड रेज किया करें, हैंड रेज के नतीजे में जो रेज हैंड करेगा उसको माइक ओपन करके उससे सवाल पूछ लिया जाएगा। आई कैन ओपन द माइक फॉर ऑल ऑफ़ यू, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोग अपनी साइड से उस माइक को फिर म्यूट नहीं करते, जिस वजह से फिर सिर्फ डिस्टर्बेंस रहती है, बाकी लोग भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो इफ़ यू कैन म्यूट द माइक, एवरीवन कैन म्यूट द माइक बाय देयर एंड, तो मैं तमाम को अनम्यूट कर सकता हूँ ताकि वो अपने सवाल जो है कर सकें। बट प्रॉपर वे इज़ दिस कि आप अपने सवाल को हैंड रेज करके कर लें, फिर आपका माइक अनम्यूट कर दिया जाए। जी आफ्ताब, मैंने आपको आपका माइक अनम्यूट किया है, बताएं अब आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। जी आफ्ताब साहब, जी सर मोहम्मद जी सर मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि हैंड रेज भी करते हैं तो फिर भी रह जाते हैं, एक दो क्वेश्चन होते हैं। कल तो वैसे सारी क्वेरीज कंप्लीट हो गई थी, चलें, बड़ी मगर मेहरबानी। फिर भी। सवाल एक होता है कि मैंने सवाल पूछा है और उसका आप जवाब देना चाह रहे हैं, ठीक जी है। सर। तो जो लोग उस नतीजे में हैंड रेस कर रहे हैं वो कोई मुनासिब नहीं है। वो तो मैं जनरली किसी के भी माइक अनम्यूट कर देता हूँ, वो तो मैं इंटरेक्टिव रखने के लिए करता हूँ क्लास में, ताकि जी एहसास जी। रहे कि आप लोग क्लास में मौजूद हैं। बट अगर आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करें। मैंने कल भी बिल्कुल क्लास के एंड पे और इससे प्रीवियस लेक्चर्स में भी क्लास के एंड पे आई यूज टू अनम्यूट एवरीवन, जिनका रेज हैंड था उनको जवाब दिए थे। तो ओके चैट सर ओके। करना इस सारी कहानी के अंदर काफ़ी मुश्किल काम है। रीज़न इज़ दैट कि आई एम स्पीकिंग, आई एम राइटिंग समथिंग, और उसके साथ जैसे ही मैं चैट बॉक्स की तरफ जाऊँगा तो मेरी अटेंशन डाइवर्ट होगी और जो मैसेज मैं पास करना चाह रहा हूँ वो मैसेज भी पास नहीं होगा। समझने में इशू आए तो यू आर हैविंग एवरी राइट टू रेज़ योर हैंड, तो आपको सवाल का जवाब दे दिया जाए। ओके सर ओके। तो अब साथ ही चूँकि आप अपनी बात पूरी कर चुके हैं तो अकल का तकाजा यही है कि माइक म्यूट कर लें। इनफैक्ट यही वो रीज़न है जिस वजह से हम माइक तमाम के अनम्यूट रखते हैं, म्यूट रखते हैं, अनम्यूट नहीं करते। जी चलें, काफ़ी हद तक पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है, स्टूडेंट्स ने। हम जहाँ पे बात कल ख़त्म की थी वहीं से कंटिन्यू करते हैं। कल जो बात हमने की उसका थोड़ा सा रीकैप मैं दोबारा बता देता हूँ। हमने कल थोड़ा सा जो समझने की कोशिश की थी वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के हवाले से हमने कहा कि हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमें समझ आएगा कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कौन सी होती है। तो फिर हमने ज़िक्र किया कि अगर हम कोई टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं, कोई रोस्ट्रम बनाना स्टार्ट करते हैं, तो अगर वो बनाना शुरू करते हैं तो इन द लाइट ऑफ दैट अगर हमें नज़र आए, अब जेंटलमैन आफ्ताब साहब, मैं अगर ये चैट बॉक्स मैंने खोला है आपकी फरमाइश पे तो मुझे नज़र आया है कि नासिर रज़ा साहब हैं, वो सिर्फ अस्सलामु अलैकुम कह रहे हैं। अब इस अस्सलामु अलैकुम का तो मैं क्या जवाब दूंगा। जी वालेकुम अस्सलाम नासिर रज़ा साहब। बस ये है, फिर ये सारा क्लास में फिर यही कुछ चलता रहेगा। चलें जी, एनीवेज मैं फिर बता रहा हूँ कि जिसने सवाल करना है वो चैट बॉक्स की तरफ बिल्कुल नहीं जाए, वो अपना हैंड रेज़ करे और यहाँ पे सवाल करे, मैं लाइव उसको आंसर दे देता हूँ। चलें, इससे पहले कि मैं कोई बात शुरू करूँ, आप जो सवाल करना चाहते हैं कर लें। जी नासिर रज़ा साहब फरमाएं। तो सर पूछना था कि जो कुछ हम पढ़ते हैं ना, कि इसको जरा वो जो हमारा होता है ना, वो जो सिलेबस है उसे जरा हमें समझा दिया करें कि ताकि हम समझ लगे कि हम जी अभी जब कहाँ वक्त आएगा खड़े हैं। मेरे दोस्त, जब वक्त आएगा आपको समझा देंगे। अभी सारी जी इंट्रोडक्टरी बातें हैं, जब तक ठीक हो बेस गया। बिल्ड नहीं हो जाती
तब तक मैं आपको ये नहीं बता सकता। ये जितने टॉपिक्स हमने फ्यूचर में पढ़ने हैं ये सबसे रेलेवेंट है, ठीक है, पूरे सिलेबस से ठीक, रेलेवेंट है। इंट्रो है सिलेबस का बेसिकली, इंट्रो। जी, सिलेबस का आप इसको इंट्रो समझेंगे तो इंट्रो समझ लें जेंटलमैन, लेकिन ये ठीक हो सारे गया, सिलेबस की जान है, बुनियाद है। इन चीज़ों का नहीं पता होगा तो यू आर अनएबल टू लर्न एनीथिंग। फंडामेंटल्स आप बोल सकते जी, हैं। तो जब चलो शुक्रिया। आपको टॉपिक के साथ रिलेट किया जाएगा तो फिर आपको टास्क असाइन कर दिया जाएगा कि जाएं इसको पढ़ें और इसके सवाल जवाब भी करके लाएं जो न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि फिर कोई एक आध न्यूमेरिकल मैं आपके सामने यहाँ पे सॉल्व भी करूँ। ठीक है जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया, चलिए अब थैंक आप अपना हैंड खुद ही अनरेज कर लें। यू। आपने गुड। हैंड रेज किया उसको लोअर करें। यस। चलिए, कोई और सवाल पूछना चाहता है तो हैंड रेज करना चाहिए। नासिर रजा अपना माइक भी म्यूट कर लें अगर आप बात कर चुके हैं तो। जी हाँ, एक आध मिनट और दे रहे हैं। कोई और सवाल किसी के जहन में है? जो बकौल कुछ लोगों के अनआंसर्ड रह जाते हैं, तो आई एम हेयर टू आंसर योर क्वेश्चन। अगर अगर कोई सवाल है जहन में पूछ सकते हैं। सो नो अदर क्वेश्चन जाइए। चलिए, तो अब मैं अपनी बात करूंगा और उसके बाद फिर मैं सवाल जवाब लूँगा, देन आगे करेंगे। अदनान ज़फ़र साहब ने सजेशन दिया है, मैं उनकी सजेशन को मान लेता हूँ जी। उन्होंने कहा है कि मगरिब का टाइम कराची में 6:40 पर है, तो लिहाजा आप ब्रेक 6:40 पर कर लिया करें। ठीक है जी, लाहौर में कुछ 6:15 पे है, तो हम 10-15 मिनट का क्वेश्चन रख लेते हैं, तो उस हिसाब से हम 6:35 के करीब ब्रेक करते हैं। ठीक है जनाब, 6:35-37 पे ब्रेक कर देंगे, फिर 5 मिनट में नमाज़ पढ़ के दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। कमिंग बैक जी, सो वी वर डिस्कसिंग इन द लास्ट डे दैट जो चीज़ बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, तो वी मे बी एबल टू लर्न अबाउट कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है। तो जो आपके कुछ जहनों में कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं, मैंने कहा था कि उन चीज़ों को उस तरह नहीं, हमें लॉजिकली समझना है, और अगर लॉजिकली समझना है तो पहले हमें कोई चीज़ बनानी पड़ेगी। बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए देयर आर सर्टन इंग्रेडिएंट्स। तो कल आप लोगों से पूछा गया अगर एक टेबल बनाना है, वुडन टेबल या रोस्ट्रम, तो कुछ इंग्रेडिएंट्स होंगे, आप लिखवाएं। तो आप लोगों ने खुद ही लिखवाए उसमें वुड, नेल्स, ग्लू, पॉलिश, पेंट। आप लोगों ने टूल्स भी लिखवाए उसमें, सॉ, हैमर, ड्रिल मशीन, पॉलिशर। एक साहब ने लेबर भी कहा। तो मैंने कल भी यही बात की थी, मैं उसको रीइटरेट कर देता हूँ कि मेरा सवाल इंग्रेडिएंट्स के हवाले से था। कभी कोई कुकिंग शो देखा जाए तो उस कुकिंग शो के अंदर जो भी शेफ़ को चीज़ कुक कर रहे होते हैं, वो सबसे पहले अगर उसकी इंग्रेडिएंट्स बताते हैं तो उन इंग्रेडिएंट्स को बताते हुए वो कभी भी ये चीज़ नहीं बताते हमें इसके लिए चूल्हा भी चाहिए, हमें इसके लिए शेफ़ यानी मैं भी चाहिए, हमें इसके लिए एक किचन भी चाहिए, स्टोव चाहिए। ऐसा कुछ नहीं वो कह रहे होते, वो सिर्फ उस चीज़ के इंग्रेडिएंट्स बता रहे होते हैं। तो अगर आप समझ पाएँ, अगर आप कोई बाज़ार से जूस की बॉटल बाय करते हैं तो आप उस पर भी देखेंगे तो आपको इंग्रेडिएंट्स लिखे मिलेंगे। उन इंग्रेडिएंट्स में कहीं भी उन मशीनों का ज़िक्र नहीं लिखा होता, कहीं भी उस बंदे का ज़िक्र नहीं लिखा होता जिस पे वो चीज़ बन रही है। तो जो लॉजिकल जवाब था, इंग्रेडिएंट्स जिसे आप अज्जा कह रहे हैं, वो जो उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूटिलाइज़ हो रहे हैं, उन तमाम इंग्रेडिएंट्स को टेक्निकल टर्म्स के अंदर रॉ मटेरियल के नाम से जाना जाता है। तो अगर हमारे पास ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हों, ये मैं जो कल आप लोगों ने लिखवाए थे इंग्रेडिएंट्स, उसमें से जो ग्लू किया है हमने कहा था ये रेलेवेंट है, ये शायद बाकी रेलेवेंट नहीं थे, हम इसको रिमूव कर देते हैं। अगर ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स जिसे रॉ मटेरियल कहा गया है ये हमारे पास आ जाएं, तो कैन वी प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, क्या हम चीज़ बना सकते हैं? यानी ऐसे बना सकते हैं कि ये सारा रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट्स एक कमरे में रखते हैं और कमरे को बंद करके निकल जाते हैं, घंटे 2 घंटे बाद आके देखेंगे तो वो टेबल तैयार होगा? तो जवाब नहीं में है। वी नीड अ स्किल्ड वर्कर, हमें एक बंदा चाहिए, एक स्किल्ड वर्कर चाहिए, लेबरर चाहिए जो इस चीज़ को बना सके। लेबर का मतलब वो पैसे हैं, शायद आप समझें, लेबर कॉस्ट से आप कह रहे होते हैं,
लेबरर का मतलब वो बंदा, वो डेली वेजर, वो वर्कर जो इनफैक्ट उस चीज़ को बनाने के लिए काम करेगा। तो वी नीड अ स्किल्ड वर्कर ऑल्सो। तो अगर हम कहेंगे कि हमें स्किल्ड वर्क फोर्स की ज़रूरत है चीज़ को बनाने के लिए, तो जो स्किल्ड वर्क फोर्स हमें चाहिए उसको आप शायद टेक्निकल टर्म्स के अंदर वर्कर कहते हैं, लेकिन उसको जो पैसे दिए जाते हैं आप उसे लेबर कॉस्ट के नाम से शायद जानते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अगर चीज़ बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, एक वर्कर रिक्वायर्ड है, तो कुछ कॉस्ट हमारी लेबर कॉस्ट के तौर पे लगती है। अगर हमारे पास ये दो चीज़ें मौजूद हों तो क्या मतलब इंग्रेडिएंट्स मौजूद हो और एक बंदा मौजूद हो जो स्किल जानता है फर्नीचर बनाने की, तो क्या चीज़ बन जाएगी? तो जवाब शायद हाँ में हो, शायद। लेकिन शायद हाँ में हो सकता है कहीं ना कहीं ना वाली ऑप्शन आ जाती है। मैं पहले शायद हाँ वाली मिसाल देता हूँ कि हमारे यहाँ अगर हम बड़े शहरों में भी देखें तो शहरों के सराउंडिंग्स के अंदर बहुत सारी ऐसी आबादियाँ हैं जो समवट नियर टू रूरल हैं या अंडर डेवलप्ड हैं। कुछ साइड जो आउटस्कर्ट्स होते हैं अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आम तौर पे जो काम किया जा रहा होता है उसके अंदर कोई गवर्नमेंट की इंटरवेंशन इतनी नहीं होती। तो फ़र्ज़ कर लें एक बंदा है जिसको फर्नीचर बनाना आता है और वो फर्नीचर बनाने के लिए उसको इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं। ही टुक द इंग्रेडिएंट्स और वो इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को लेके आम तौर पर देखे तो शायद वो सड़क पर बैठ के उसको ठोकना ठाकना शुरू कर दे। वही उसका शायद डिस्प्ले सेंटर हो, यानी वहीं पे वो सड़क पर रख के चीज़ें बना रहा है और वहीं पर रख के वो सेल किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि शायद उसको कोई प्रॉपर प्रोडक्शन प्लेस नहीं रिक्वायर्ड, बट इवन देन वो चीज़ बना सकता है। लेकिन अगर हम प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस की बात करेंगे, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस कल हमने समझे थे 3 तरह के हैं, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज बिजनेस। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस की बात कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग अगर प्रॉपर की जा रही है तो प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अगर आपके पास इंग्रेडिएंट्स मौजूद भी हैं, यू हैव अ वर्कर जो स्किल्ड लेबरर है जो उस चीज़ को बना सकता है, इवन देन यू नीड अ प्रॉपर प्रोडक्शन प्लेस। और अगर आप प्रॉपर प्रोडक्शन प्लेस आपको चाहिए तो उस प्रोडक्शन प्लेस के अंदर उस प्रोडक्शन प्लेस को चलाने के लिए, उस प्रोडक्शन प्लेस में प्रोडक्शन करने के लिए देयर आर सर्टन अदर एक्सपेंसेस आल्सो जो वहाँ पे इनकर होते हैं। शायद आप लोगों ने सुना पड़ा हो उसको आप फैक्ट्री ओवरहेड्स या आप उन्हें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के नाम से जानते हैं। मैं आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ, फिर इस पर मज़ीद हम डिबेट करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स का नाम आपने सुना या आप इसको फैक्ट्री ओवरहेड्स के साथ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड भी कहते हैं। ओवरहेड्स का डिक्शनरी मीनिंग एक्सपेंसेस होता है। तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लिख दिया या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कहते हैं इसको। ये सारी चीज़ समझनी है अगर हमने तो थोड़ा सा हमें मज़ीद पे डिटेल में जाना पड़ेगा। जी, डिटेल क्या है ज़रा वो समझने के लिए वापस चलते हैं इसी चीज़ की तरफ। हमने यहाँ से कहानी शुरू की है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ये अभी तक जो हमने बात की कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में अब यहाँ पे मेंशन करता हूँ, अभी तक जो आपने बोला वो आपने बोला कि रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट्स के कॉस्ट हैं, ठीक है जी। फिर आपने बोला वो वर्कर जो आपसे पैसे लेगा उसे आप लेबर कॉस्ट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कुछ पैसे लगेंगे जिसे आप मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कह रहे हैं, और मैंने बताया ओवरहेड्स का मतलब एक्सपेंसेस होता है। तो यहाँ से थोड़ी सी कन्फ्यूजन अराइज हो रही है जिसको हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जब हम टर्म मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोल रहे हैं तो कॉस्ट का मतलब भी एक्सपेंसेस होता है। जब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स बोल रहे हैं तो ओवरहेड्स का मतलब भी एक्सपेंसेस होता है। तो हम कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर ये 3 चीज़ें फ़ॉल करती हैं। तो अगर ये 3 चीज़ें फ़ॉल करती हैं, जब ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोला जा रहा है इसका मतलब भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का इन इटसेल्फ मतलब भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। देन व्हाट आर दीज टू, फिर ये दो क्या हैं? तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड अगर हम करना चाहते हैं तो फिर हमें मज़ीद इससे आगे चलना पड़ेगा
आप लोगों ने सुना होगा शायद कि जो रॉ मटेरियल है, इस रॉ मटेरियल कॉस्ट को आप शायद 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। मैं वो 2 हिस्से आपसे पूछने की कोशिश कर लेता हूँ। मैं माइक भी ओपन कर दूँगा, कोई जवाब देना चाहे तो वो दे सकता है। एक है जी जिसे शायद आप डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं, और एक ऐसा है जिसे आप इनडायरेक्ट मटेरियल के नाम से जानते हैं। तो जो जवाब देना चाह रहे हैं उन्होंने हैंड किया है रेज, जनाब हमज़ा इकबाल। जी हमज़ा, आप जवाब दे लें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी डायरेक्ट वालेकुम। मटेरियल वो होता है राइट सर जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, और सर जो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है वो ट्रेसेबल नहीं होता। शाबाश, पहले ज़रा पहली चीज़ पे आ जाए, दूसरी चीज़ की तरफ फिर बाद में जाइएगा। जब आप एक को डिफ़ाइन कर लेंगे तो उसका मतलब दूसरा ऑटोमेटिकली डिफ़ाइन हो जाएगा। पहले की तरफ आ जाए, डायरेक्ट मटेरियल कौन सा है? आपने कहा जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ऐसा ही है जी? यस सर, यस सर। अच्छा, अजर हमज़ा साहब ज़रा मेरे साथ ही रहिएगा, और मुझे ज़रा ये जो अभी मिसालें हमने लिखी हुई हैं, यही लिखा है ना हमने रॉ मटेरियल, ये इसी के सामने हमने ये रॉ मटेरियल का डब्बा बनाया था, एम ए राइट? यस सर। चलें, इन रॉ मटेरियल में से आप किस को कह रहे हैं कि ये डायरेक्ट मटेरियल है, जो सर डायरेक्टली इन्वॉल्व है? आपने ये कहा जो यस सर। डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो क्या टेबल बनाने के लिए वुड डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है या नहीं? सर वुड डायरेक्टली इन्वॉल्व है क्योंकि वो नेल्स डायरेक्टली इन्वॉल्व involve नहीं है। नहीं है। यस सर, वो इनडायरेक्टली क्योंकि वो अच्छा, ट्रेसेबल नहीं है। नहीं ग्लू। ट्रेसेबल तो और बात हो गई, आप तो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं ना। देखिए ये सारी चीज़ें ही डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, मतलब ये कहीं और पे तो नहीं लग रही हैं, उसी टेबल को बनाने के लिए लग रही हैं। अगर उसी टेबल को बनाने के लिए लग रही हैं तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। या तो आप कहें कि ये कील आपने दीवारों में ठोके हैं, आप कहें ये नेल्स दीवारों में ठोके थे, ग्लू कहीं और लगाया था, पेंट पॉलिश कहीं और लगाया था, वो सारा किस पे अप्लाई किया आपने? उसी टेबल पे। तो फिर ये जो डायरेक्टली इन्वॉल्व वाली बात है, ये तो बात की थोड़ी सी गैर मुनासिब है। मैंने कुछ और लोगों का भी ओके माइक सर। अनम्यूट किया हुआ है, वो ज़रा पहले उनसे जवाब ले लेते हैं ताकि चीज़ को ज़रा लेके जाया जा सके। अजहर का माइक और वकास का माइक अनम्यूट है। जी सर। जी वकास साहब। वकास जी सर, डायरेक्ट मटेरियल वो है जो प्रोडक्शन कॉस्ट में डायरेक्टली ट्रेसेबल हो सके। शाबाश। तो इसका मतलब जो डायरेक्टली ट्रेसेबल की बात को भी हम इसमें से डायरेक्ट फिर निकाल दें, ट्रेसेबल की बात है, डायरेक्टली ट्रेसेबल तो बड़ी मुश्किल सी बात आप कर देते हैं। देखें, ट्रेसेबिलिटी। हाँ ट्रेसेबिलिटी से रिलेटेड कर सकते हैं आप इसको, डायरेक्ट तो उन्होंने भी कहा, इसीलिए मैंने उनको भी जवाब दिया कि ये डायरेक्ट वायरेक्ट कुछ नहीं होता। देखिए आप फिर समझें, ये सारी की सारी चीज़ें, ये वुड नेल ग्लू पॉलिश पेंट, क्या उस टेबल को बनाने के लिए डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं हो रही? जी सर हो रही है, लेकिन हो कॉस्ट रही हैं। जब इनकी हाँ कॉस्ट वो अगली डिस्क्राइब बात होगी ना। जेंटलमैन, वो अगली बात है ना। आप फिर इसमें डायरेक्ट वर्ड निकालें। मैंने जी सर। पहले साहब को भी कहा कि डायरेक्ट कोई वर्ड नहीं है। डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्ट में कोई इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, ये सारे ही डायरेक्टली इस्तेमाल हो रहे हैं। नाम इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल रखा जा रहा है, तो उसके पीछे क्राइटेरिया होगा, उस क्राइटेरिया को हमने समझना है। इंस्टेड कि हम डायरेक्ट मटेरियल का नाम दे के कह दें कि ये डायरेक्ट होगा, और इनडायरेक्ट मटेरियल का नाम दे के जो इनडायरेक्टली यूज़ हो रहा है, डायरेक्टली यूज़ और इनडायरेक्टली यूज़ कुछ नहीं है। इस बात को फर्दर उसी एग्जांपल से एलेबोरेट करते हैं कि जैसे वो शेफ़ कोई रेसिपी बताते हुए इंग्रेडिएंट्स बताता है, तो वो क्या इंग्रेडिएंट्स में ये भी बता रहा होता है कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स तो हमने इसमें डालने हैं, लेकिन ये साथ थोड़े से हम वैसे साथ रख लेते हैं कि पड़े हुए अच्छे लगते हैं। तो पड़े हुए अच्छे लगते हैं तो लगते रहने दें, हमें उससे क्या लगे, हमने तो चीज़ बनाने की कॉस्ट पता कर रही है ना। तो चीज़ बनाने की कॉस्ट के अंदर अगर रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल में से जो डायरेक्ट मटेरियल कहला रहा है उसमें डायरेक्ट वर्ड अभी तक ठीक नहीं है। ट्रेसेबल वाली बात हमें समझ आती है, ट्रेसेबल होना चाहिए, ठीक है। चलें, कोई और भी, मैंने 2-3 माइक अनम्यूट किए थे, कोई और साहब अगर जवाब देना चाहते हैं तो। जी हमज़ा इकबाल, आप बात कर लें, आपका माइक अनम्यूट है ऑलरेडी। यस सर। जी कोमल भी बात कर सकती हैं। जी अजहर आप बोलें। जी हमज़ा साहब। आप सर मेरे अकॉर्डिंग तो यही था, मतलब सर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व लाइक मतलब हम कोई चेयर बनाते हैं, वुड की चेयर है, जी जी, तो वुड जो है सर मतलब हमें दिख रही है, हम उसे ट्रेस कर शाबाश सकते हैं। शाबाश शाबाश, बस यहीं पर रुक तो जाना, वो आगे नहीं जाना, आगे नहीं जाना।
तो आपके नज़र में क्राइटेरिया होगा विजिबिलिटी, कि जो चीज़ विजिबल है, फिजिकली नज़र आ रही है, वो डायरेक्ट मटेरियल है। एम आई राइट? सर मे यू से दिस, कह सकते हैं? अच्छा, नहीं आपने कहा है भाई, मैंने तो नहीं कहा, कसम ले लें। uh, मैंने तो आपकी बात may- को ट्रांसलेट किया है। सर लाइक आपने जिसको कहा हम कि फ़र्ज़ कर लें कि एक टेबल बना रहे हैं और उस टेबल में लकड़ी हमें दिख रही है, नज़र आ रही है, तो इसलिए ये डायरेक्ट है। तो मैंने कहा कि इसका मतलब ये हुआ आपकी नज़र में वो चीज़ जो कि विजिबल है आउट ऑफ दोज मटेरियल, जो फिज़िकली नज़र आ रही है, वो डायरेक्ट मटेरियल होगा, और जो फिज़िकली नज़र नहीं आ रहा वो इनडायरेक्ट होगा। मैं राइट? यस सर। चलें, आप बता दें। आप फिर, मैं आपकी बात का तर्जुमा सर सही नहीं कर पा रहा, आप अपने तर्जुमे को खुद ही बयान कर दें। चलें, मैं मैं एक्चुअली आपसे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा। चलें मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जवाब दीजिएगा। सर पूछें। लाहौर से, कराची, पिंडी, इस्लामाबाद, कहाँ से? सर कराची। कराची से हैं। पंखा मंखा चल रहा है आपके सर पे कोई? यस सर। चलें, मतलब बर्फ़बारी तो नहीं ना हो रही कराची में इस टाइम? नहीं 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 सर, गर्मी है। चले, गर्मी है, छा गए आप। ये पंखे के अंदर अगर आप गौर करें ऊपर मुंह उठा के, तो आपको जो चीज़ विजिबल नज़र आ रही है वो क्या है, ज़रा जल्दी से बता दें। सर अच्छा फैन है और उसके नहीं, पंखड़ियाँ फ़ैन दिख तो रही हैं है, और हाँ। वो जो पंखड़ियाँ दिख रही हैं वो किस चीज़ की बनी हुई है? मटेरियल तो वो होगा ना। क्या नज़र आ रहा है आपको? कोई, वो ज़ाहिरी बात है, लोहे के ब्लेड होते हैं, आयरन ब्लेड्स हैं जिनके ऊपर यस पेंट सर। हुआ हुआ है जो पंखा, ऐसा ही है ना? आयरन नज़र आ रहा सर है दूसरे लफ्ज़ों में। एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल। यस ऐसा सर। ही है। तो मैं अगर जी आपका जी। क्राइटेरिया लेके चल पड़ूँ तो उसका मतलब ये होगा कि ये जो नज़र आ रहा है ये तो वो लोहा है, वो आयरन है। तो इसका मतलब इस पंखा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स में से डायरेक्ट इंग्रेडिएंट है, शायद वो लोहे के ब्लेड हैं। लेकिन मेरे दोस्त, ये लोहे के ब्लेड हो भी जाएं तो अल्लाह का शुक्र है पंखा नहीं बनना, अनटिल अनलेस इसके अंदर एक मोटर होती है जो कॉपर वाइंडिंग जिसकी भी होती है एंड ऑल दैट। अगर वो नज़र नहीं आ रही तो अगर गौर करें तो शायद इंटेग्रल पार्ट तो वो होगा, इंस्टेड ऑफ दैट के जो आपको नज़र आ रहा है। जी, मेरा पॉइंट समझ पाए हैं? कोमल, आप कुछ बात करना चाह रही हैं, कर लें, फिर मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। जी कोमल। अच्छा, नहीं, हेलो सर, ये, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम। थैंक यू सर। जी अजहर साहब, आप मेरे से बात कर रहे हैं या पीछे कर रहे हैं? जी सर, आपसे ही बात कर रहा हूँ, सॉरी सर। जी इरशाद फरमाइए। थैंक यू सर। सर, डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो उसका मेन पार्ट होता है उस पार्ट शाबाश, के। बस यहीं पे रुक जाएं। अभी मैं एक दोस्त जो बता रहे थे, मैंने उनको जवाब दिया, आपने वो शायद जवाब सुना नहीं है। आप लाहौर से हैं? जी सर, मैं पेशावर से हूँ। आप पेशावर से हैं? पेशावर में भी बर्फ़बारी तो नहीं ना हो रही, पंखे चल रहे हैं? जी जी सर, चल रहा है। तो वो जो पंखे चल रहे हैं उन पंखों में गौर करें, जो आपको, आप कह रहे हैं ना मेन पार्ट है, तो उस मेन पार्ट उस पंखे में से निकालें कौन सा होगा? और दूसरा जो मैंने मिसाल दी है वो टेबल बनाने के लिए, आप जी कह सर। रहे हैं उसमें से ये 4 इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं हमने, इन 4 में से आप किसको मेन इंग्रेडिएंट या मेन पार्ट कहेंगे? वुड को, नेल को, ग्लू को, पॉलिश को? बताइएगा किसको कहेंगे? सर, अगर हम वुड का प्रोडक्ट बना रहे हैं तो जी, तो वुड वुड का पार्ट। टेबल बन रहा है, टेबल जी वुड का सर, ही बन रहा है। तो वुड होगा मेन पार्ट सर जी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं मेन पार्ट वुड है, मैं आपको वुड दे देता हूँ, नेल्स, ग्लू, पॉलिश, पेंट नहीं देता, तो मेज़ बना लेंगे? सर, अगर नेल की जगह हम अल्टरनेट लगा सकते हैं तो वो तो हो सकता है, लेकिन नेल सॉरी, अगे। नेल्स सर, का ऑल्टरनेट, नेल्स का ऑल्टरनेट होगा तो फिर इसका मतलब यहाँ पे हम नेल्स की जगह वो इंग्रेडिएंट लिखेंगे। अभी तो हम नेल्स इस्तेमाल करके बना रहे हैं। अगर आप ऑल्टरनेट कह रहे हैं तो मैं यहाँ पे ऑल्टरनेट का नाम लिख देता हूँ। वेल्कीज लग जाती हैं आजकल, वो भी लग सकती हैं। सर जेंटलमैन, चीज़ को समझिएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये सर, आप ये कह रहे हैं कि नेल्स का ऑल्टरनेट लग जाए, तो अगर हम इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बनाएंगे तब हम नेल्स की बजाय उस ऑल्टरनेट का नाम लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे ही है। जी सर, बिल्कुल।
इसका मतलब इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट में तो वो शामिल होगा या नहीं होगा? सर होगा बिल्कुल, लेकिन होगा। एक मिनट जरा मेरे साथ चलिएगा, आप मुझे उस ऑल्टरनेट का नाम बताइएगा, बताइए जरा जल्दी से। सर ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर जो जोड़ लगे होते हैं ना सर, जी जी, उस अंदर मेन ग्लू लगा जाता है। आजकल ये कराची की एक ग्लू मिलती है सर, वो मतलब नेल से अच्छी पकड़ कर लेती है। तो अगर ठीक हो गया, चलें एक मिनट रुक जाइएगा इधर ही। इसका मतलब मैं यहाँ से नेल्स उड़ा ही देता हूँ। आप बताएं, ग्लू तो चाहिए या ग्लू भी नहीं चाहिए? सर जी मुझे एक मिनट दें कि मैं एक डेफिनेशन कंप्लीट करना चाहता हूँ सर जी। अच्छा जी जी बताइए। थैंक यू सर। सर मेरे कहने का मकसद बेसिकली ये है कि रॉ मटेरियल जो है एक कंपनी के प्रोडक्शन के नेचर पर डिपेंड करती है। किसी कंपनी के लिए वो एज अ इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, किसी कंपनी के लिए वो डायरेक्ट। हाँ जी बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैं आपकी बात रोक रहा हूँ, तो इसीलिए तो हम इस चीज़ पे बहस कर रहे हैं कि हमें मटेरियल के नाम से नहीं पता करना कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, हमें पता करना है क्राइटेरिया की बुनियाद पे। जो उस क्राइटेरिया को पूरा कर रहा होगा वो डायरेक्ट कहलाएगा, जो नहीं पूरा कर रहा होगा वो इनडायरेक्ट कहलाएगा। वेरी राइट, आगे चलें, अब आप बात कंप्लीट करें। जी सर, बस मेरे कहने का मकसद यही था। यानी अगर मिसाल के तौर पर टेबल हम बना रहे हैं प्लास्टिक का, तो उसमें नहीं प्लास्टिक का ना बनाए यार, अभी जो बना रहे हैं वो लकड़ी का बना रहे हैं, आपके सामने है। अब उसके लिए आपने कहा नेल्स नहीं लगाने, ग्लू से जोड़ लेना है, हमने ग्लू लिख दिया, ठीक है। अब आपके सामने ये तीन चीज़ें लिखी नज़र आ रही हैं। एक लकड़ी का टेबल जैसा आपके जहन में है वैसा बनाने के लिए कील नहीं ग्लू लगना है, तो उसमें ये तीन इंग्रेडिएंट्स तो लगेंगे या नहीं लगेंगे? जी सर लगेंगे। ओके, मेरा सवाल ये कि इसमें से आप डायरेक्ट किसको कह रहे हैं? डायरेक्ट मैं वोट को कह रहा हूँ। वुड को कह रहे हैं, शाबाश। और आपने जो क्राइटेरिया ले किया था ना, आपने ले किया कि डायरेक्ट वो होगा जो कि मेन इंटेग्रल पार्ट है, ऐसा ही है? बिल्कुल सर ऐसे ही। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपके इन तीन इंग्रेडिएंट्स में से मैं आपको वुड दे देता हूँ और पेंट पॉलिश भी दे देता हूँ, ग्लू नहीं देता। टेबल बना लेंगे या नहीं बनाएंगे? नहीं सर, वो तो इसके इनडायरेक्ट पार्ट है, वो तो मस्ट नहीं होंगे। इनडायरेक्ट नहीं मेरे दोस्त, पर यही समझे ना, इसका मतलब ये सारे ही इंटेग्रल हैं। अगर ग्लू नहीं दूंगा तो भी टेबल नहीं बनना। और अगर आप कह रहे थे नेल्स का ऑल्टरनेट या नेल्स, तो नेल्स नहीं दूंगा तो टेबल फिर भी नहीं बनना। ये सारे के सारे इंटेग्रल हैं, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंटेग्रेशन जो है ना, वो मेन पार्ट या इंटेग्रल पार्ट होना ज़रूरी नहीं है, ये सारे इंटेग्रल हैं, तभी तो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट में दाखिल हुए। हमने कल कुछ और भी लिखे थे, तो बाद में पता चला ये तो इंग्रेडिएंट्स की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरते, तो हमने उनको निकाल बाहर किया। तो मैं जैसे अभी वो कुकिंग शो वाली मिसाल भी दे रहा था, वहाँ पे ये नहीं कहा जाता कि इस डिश को बनाने के लिए आपको ये कुछ इसमें डालना है और इसके अलावा कुछ 4 चीज़ें इसके अलावा पास पड़ी होनी चाहिए तो हांडी बहुत अच्छी बनेगी। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, जो उसमें डलनी है वो सारी इंटेग्रल है, उसके बगैर काम नहीं होना। कुछ क्लोज आप जो बातें आप लोगों ने सही कही हैं, मैं उनको दरमियान में से पिक करूँगा और फिर बाद में रिलेट करूँगा। किसी और ने भी हैंड रेस किया हुआ था। सर मैंने आंसर देना है। सर मुझे भी आंसर देना है। जी आप दे लें। जी दें आंसर। सर मैं बोल आवाज आ रही है जी? कोमल आप बोलिएगा, कोमल पहले आप बोलें। सर मेरे ख्याल से डायरेक्ट मटेरियल वो होता है जिसकी कॉस्ट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में आराम इजीली आइडेंटिफाइड हो जाए, यानी कि सिंगल यूनिट में। शाबाश, ये है बहुत अच्छा जी। अब एहतशाम साहब भी बात कर ले, फिर मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। जी एहतशाम। सर यही मैंने कहना था कि पर यूनिट जिसकी कॉस्ट आइडेंटिफाई हो सके डायरेक्ट मटेरियल। अब मैंने इसीलिए ना कुछ आपको रीडिंग मटेरियल पहले से भेजा हुआ और मैंने अभी तक कोई नया रीडिंग मटेरियल नहीं भेजा। स्लाइड्स भेजी हुई थी और चैप्टर 1-2 को मैंने रेफर किया था, किताब से पढ़िया था, किताब भी इसीलिए शेयर की थी। हालांकि वो चीज़ें मैंने खुद अभी डिस्कस नहीं की थी, लेकिन मैंने पहले बता दिया था, तो उनको पढ़ लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी हो जाएगी। बट आई अप्रिशिएट योर रिस्पॉन्सेज। मैं ज़रा इसको कंक्लूड करता हूँ। देखिए, रॉ मटेरियल वो वाला जो कि कन्वीनियंटली इकोनॉमिकली, 2 शर्तें लगा रहा हूँ मैं, ज़रा ये बात समझ लीजिएगा। वो वाला मटेरियल जो आउट ऑफ द लिस्ट ऑफ दोज मटेरियल्स जो कि इंग्रेडिएंट्स हैं जो चाहिए, वो इंटेग्रल हैं, वो कोई नॉन इंटेग्रल वाली बात नहीं है, सारे ज़रूरी हैं।
उन तमाम रॉ मटेरियल्स में से द मटेरियल विच इज कन्वीनियंटली, ठीक है, एंड इकोनॉमिकली, दो शर्तें हैं, कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली ट्रेसेबल फॉर अ सिंगल यूनिट ऑफ आउटपुट, उसे हम डायरेक्ट मटेरियल के नाम से याद करेंगे। दो शर्तें लगाई हैं, ज़रा ये बात समझ लीजिएगा। हर वो मटेरियल जो, जैसे अभी बात हो रही थी कि नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, किसी के लिए डायरेक्ट और किसी के लिए इनडायरेक्ट हो सकता है, तो वजह क्या है कि किसी के लिए वो ट्रेसेबल और किसी के लिए वो ट्रेसेबल नहीं है, उन दो शर्तों के साथ, कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली। वापस चलते हैं इन मिसालों पे, ज़रा इनसे अब समझते हैं चीज़ को। जिनके माइक ओपन है वो अपना, मैं सवाल पूछूंगा फौरी तौर पर ज़रा रिस्पॉन्स दे दीजिएगा। एक लकड़ी का टेबल बनाना है, जो टेबल बनाना है, क्या हमें पहले उसका साइज़ तयन करना पड़ेगा या नहीं, कि साइज़ क्या होगा उसका, या यस जितना सर। मर्जी बना लें? जी सर, करना पड़ेगा। एक साइज़ होगा ना? हाँ जी ना, सर। बता दें। यस सर। यस, ओके। अगर उस साइज़ का हम एक टेबल बनाएंगे तो हमें फ़र्ज़ कर लें कि वो टॉप शीशे की नहीं है, टॉप भी लकड़ी की है। आमतौर पर जैसे यहाँ घरों में टेबल वेबल होता है, उस पर टॉप लकड़ी की नहीं शीशे की होती है। मैं कह रहा हूँ कि वो टॉप भी लकड़ी की है। तो अगर वो टॉप लकड़ी की है तो वो जो जितना लकड़ी का पीस वो चाहिए वो उस टेबल के साइज़ पे डिपेंडेंट है। यस या नो? यस यस सर। सर। ओके। अगर हम उसी तरह का एक और टेबल बनाना चाहें, उसी तरह का फिर एक और बनाना चाहें, साइज़ वही है, तो उसके लिए जितनी लकड़ी इस्तेमाल होगी वो मेजरेबल है या नहीं है? मेजरेबल है सर। मेजरेबल है, ओके। ट्रेसेबल है, मेजरेबल है फॉर अ सिंगल यूनिट, और शर्तें दो थी साथ, क्या? कि वो कन्वीनियंटली मेजरेबल हो। मीन उसके लिए को आपको रॉकेट साइंस ना खेलनी पड़े, कोई नए सिरे से एफर्ट ना करनी पड़े। सिंपल सा तरीका है कि अगर आप उस चीज़ को बनाना चाहते हैं तो उसको बनाने के लिए जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको मेजर कर सकते हैं कि कितनी लकड़ी इस्तेमाल हुई है। जितनी एक पे इस्तेमाल हुई उतनी ही उस साइज़ का अगर एक और बनाएंगे उतनी ही उस पर होनी चाहिए, अगला बनाए तो उस पर भी उतनी ही होनी चाहिए। इसका मतलब वो इकोनॉमिकली ट्रेसेबल, कन्वीनियंटली ट्रेसेबल है। और दूसरी बात थी इकोनॉमिकली। अब ये इकोनॉमिकली भी ट्रेसेबल है, इकोनॉमिकली कन्वीनियंटली, अगली मिसाल से हम इसको ज़्यादा क्लैरिफाई करेंगे। नेल्स की बात ज़रा करें। क्या बताएं कि एक जो वर्कर जो टेबल बना रहा होता है, वो टेबल बनाते हुए एक टेबल पे जितने नेल्स लगाता है, अगर उसी तरह का दूसरा बनाएगा तो उसमें भी गिन के उतने ही नेल्स लगाएगा, या ज़्यादा कम, या ज़्यादा कम भी हो जाते हैं? ज़्यादा कम हो जाते हैं सर। ज़्यादा कम हो जाते हैं। उसका एक आसान तरीका ये है, अगर हम उसको रोकना चाहते हैं कि एक जितने कील लगें, एक जितने नेल्स लगें, फॉर एग्जांपल पहले पे 10 लगे हैं तो हम कहेंगे दूसरे पे भी 10 लगे। तो इसका हल है सादा सा, एक बंदा ले आते हैं, उसके सर पे खड़ा कर देते हैं कि भाई अगर ये 10 से ज़्यादा कील लगाने लगे तो इसके हाथ से हैमर पकड़नी है और इसी के हाथ पे दे मारनी है कि 11वां कील क्यों लगा रहा है। रुक जाएगा ना, कील बच जाएंगे हमारे, यस या नो? बच जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इकोनॉमिकल है हमारे लिए? वो इकोनॉमिकल से मुराद ये है कि जितने वो कील बचा के देगा हमें बंदा, उससे पैसे बचेंगे, नो डाउट बचेंगे, लेकिन क्या वो बंदा जो कील गिनने वाला सर पे खड़ा किया हुआ है उसको मुफ्त हायर करेंगे या पैसे देंगे हम उसको? पैसे देंगे सर। पैसे देंगे। उसको पैसे दे के हम कील बचा रहे हैं, कील बचाने से हमारे पैसे बच रहे हैं, हम ट्रेसेबल कर रहे हैं उस मटेरियल को कि वो एक यूनिट पे जितना लगा उतना ही दूसरे पे लगना चाहिए। कर सकते हैं, ये बिल्कुल आसान काम है, उसके सर पे बंदा खड़ा कर दें। लेकिन ये कन्वीनियंट तो चाहे हम उसको अपनी ज़ुबान में कह भी लें, हालांकि ये कन्वीनियंट नहीं है, लेकिन ये इकोनॉमिकल हर सूरत नहीं है। बिकॉज जितने कील बचा के हम पैसे बचाएंगे उससे ज़्यादा पैसे हमें उस बंदे को देने पड़ जाएंगे इस चीज़ के लिए कि वो कील एक 10 से ज़्यादा ना लगने दे। बात समझ पा रहे हैं? यस सर। यस सर। ग्लू आपने देखा हो कभी किसी कारपेंटर को काम करते हुए, वो काम करता है तो पहले ग्लू का पैकेट या वो बॉक्स ओपन करता है, एक टेबल बनाता है, उसके बाद फेंक देता है उस बॉटल को या उस पैकेट को। जब दूसरा बनाएगा तो दूसरा पैकेट शुरू कर लेगा, तीसरा बनाएगा तो तीसरा। ऐसा करेगा? ऐसा नहीं करता जनरली। जितना वो एक टेबल बनाने पे वो ग्लू अप्लाई कर रहा है, हो सकता है वो दूसरे पे उससे ज़्यादा कर दे, कहीं वेस्ट भी हो जाता है। इसी तरह पेंट पॉलिश को जहन में लेके आए तो वो जो पॉलिश की जा रही है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर वो लकड़ी, प्योर लकड़ी का टेबल है
तो आप देखेंगे अल्लाह ताला की तरफ से लकड़ी के अंदर मुख्तलिफ शेड्स होते हैं। कुछ लकड़ी एक ही अगर तने से निकली क्यों ना हो, एक ही दरख्त से क्यों ना निकली हो, उसमें कहीं पे वाइट कलर डोमिनेंट होता है, कहीं पे ब्राउन कलर डोमिनेंट होता है। तो जहाँ पे ब्राउन कलर डोमिनेंट है शायद वहाँ पे कलर अप्लाई करते हुए कलर यूजेज कम हो, जबकि जहाँ पे वाइट कलर है वहाँ पे कलर यूजेज ज़्यादा हो सकता है ऐसा या नहीं हो सकता? हो सकता है। यस सर। सो मैं जो बात कह रहा था कि रॉ मटेरियल, इन तमाम में से वो रॉ मटेरियल जो कन्वीनियंटली इकोनॉमिकली ट्रेसेबल है फॉर अ सिंगल यूनिट ऑफ आउटपुट, फॉर अ वन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, उसे हम डायरेक्ट मटेरियल कहेंगे, और रेस्ट ऑफ दोज विल बी कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मटेरियल। तो अभी तक जो हमारी मिसाल हमें सामने लिखी नज़र आ रही है, इसमें अपेरेंटली हमें यही लग रहा है कि जो वुड है वो हमारे लिए डायरेक्ट मटेरियल है। मैं ज़रा इसी मिसाल को और आगे लेके चलता हूँ। अभी मेरे दोस्त ने भी कहा था, अब अगेन ये ज़रूरी नहीं है कि हर कारपेंटर, हर फर्नीचर बनाने वाला, हर फर्नीचर मैन्युफैक्चरर, उसके लिए ये अगर 4 इंग्रेडिएंट्स हैं तो इसमें से सिर्फ वुड ही डायरेक्ट मटेरियल होगा, बाकी कुछ डायरेक्ट नहीं हो सकता। बाकी भी डायरेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट टू कि वो ट्रेसेबल हो इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली फॉर अ सिंगल यूनिट ऑफ आउटपुट। अब इसको ज़रा इस चीज़ से समझें। हमें आजकल मार्केट से कुछ रेडीमेड फर्नीचर मिल जाता है, बाय पार्ट्स मिलता है। जैसे आप देखें तो बच्चों के लिए कुछ टेबल्स होती हैं, स्टडी टेबल्स होती हैं बच्चों के लिए कुछ कॉट्स होती हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? छोटे बच्चों के लिए। यस नो? जिनके माइक ओपन है जवाब देते जाइएगा। जी, होती हैं इस तरह की चीज़ें या नहीं होती? यस सर, होती हैं। हाँ, अगर होती हैं तो यस कहें, अगर नहीं होती तो बिल्कुल यकीन नहीं करना। अपने जहन में अगर लेके आए मार्केट से फर्नीचर, मीन अगर कोई टेबल है बच्चों के लिए, स्टडी टेबल चेयर होती है, या कोई राउंड टेबल और उसके साथ बैठने वाली चेयर्स होती हैं, वो बाय पार्ट्स मिलती हैं। मीन उसकी टॉप अलहदा होती है, उसकी टांगें अलहदा होती हैं, वो हर चीज़ अलहदा अलहदा होती है, और वो आपको दे दी जाती है कि आप इसको घर जाके असम्बल कर लें। अब आप जब घर ला के उसको असम्बल करते हैं तो उसके साथ आपको नेल्स के ऑल्टरनेट के तौर पे स्क्रूज मिले होते हैं, पेच जिसे आप कहते हैं, स्क्रूज होते हैं। आप उन स्क्रूज की मदद से उस टेबल को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं, या उस पॉट को या जो भी वो प्रोडक्ट है उसको ज्वाइन करते हैं। तो उसके अंदर जो नेल्स के ऑल्टरनेट के तौर पे वो स्क्रूज लगे हुए हैं, लगने हैं, उनकी जगह के कहाँ लगने हैं और कितने लगने हैं वो सब डिफाइंड है। आप उससे हट के कहीं और पे लगा ही नहीं सकते। ऐसा होता है या नहीं होता? होता है सर ये। हाँ, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ऐसा फर्नीचर मैन्युफैक्चरर जो ऐसा बाय पार्ट्स वाला फर्नीचर बना रहा है और वो आगे सप्लाई कर रहा है, अगर उनको नेल्स की बजाय वो इन स्क्रू से अटैच करता है, तो स्क्रू तो उसने गिन के उतने ही लगाने हैं, एक मेज़ पे, दूसरी पे, तीसरी पे। है मैं राइट? यस सर। तो इसका मतलब ऐसी सूरत हाल में नेल्स के ऑल्टरनेट के तौर पे जो स्क्रूज इस्तेमाल हो रहे हैं वो कन्वीनियंटली इकोनॉमिकली ट्रेसेबल हैं या नहीं हैं? ट्रेसेबल है। तो इसका मतलब वो उस बिजनेस के लिए वो डायरेक्ट मटेरियल होगा या इनडायरेक्ट मटेरियल होगा? डायरेक्ट मटेरियल। समझ पा रहे हैं बात? समझ पा रहे हैं बात? हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि लकड़ी डायरेक्ट मटेरियल, हम कह रहे हैं जो जिस बिजनेस में जो इस क्राइटेरिया को चीज़ पूरा कर लेगी वो डायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में आ जाएगी। चलें अनदर एग्जांपल, शू मेकिंग इंडस्ट्री, जूता बनाने का कोई कारखाना, कोई बता सकते हैं मुझे? अगर कुछ इंग्रेडिएंट्स आप लिखवा सकें, ज़्यादा ना सही, कोई 1 2 3 4 अगर बता सके, कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं फॉर मेकिंग शू, जूता बनाने के लिए? जी, लेदर। लेदर, ओके, सोल, जी, और तो कुछ नहीं ना चाहिए? एक लेदर हो, एक सोल हो, जूता तैयार। जूते का पेंट सर। जूते का पेंट, कलर। तो आप बहुत अगली लेवल पे पहुंच गए हैं। जिस कलर का चमड़ा होगा पहले वो चमड़े से जूता बनने दे, पॉलिश एंड पे करेंगे। ठीक है, आपने जूता बनने दिया नहीं, मतलब आपने तो खड़ी हुई गाय को रंग कर दिया है। आपने कहा खड़ी हुई गाय को रंग कर लें, उसी कलर का जूता बन जाएगा। ग्लू वगैरह। जी, ग्लू चाहिए, और कुछ चाहिए? थ्रेड तो नहीं चाहिए? धागा
धागा तो नहीं चाहिए सर? चाहिए चाहिए। चले, बड़ी मेहरबानी। आप अभी जूता मज़ीद ना बनाएं, इससे बेशतर के जूते की बजाय कुछ और बन जाए। तो बड़े अच्छे इंग्रेडिएंट्स अभी तक आपने बताए हैं, मैं यहाँ पर रुक गया हूँ, और भी हो सकते हैं। एनीवेज, तो ये लेदर चाहिए, सोल चाहिए, ग्लू। अब किसी बहुत बड़े ब्रांड को ज़हन में लेके आए, बाटा का नाम अगर आपने सुना हो या सर्विस का नाम सुना हुआ है, खुदा ना खास्ता। यस सर। मैं उन ब्रांड्स का जिक्र कर रहा हूँ जो कमोबेश तमाम जो पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं उसमें पाए जाते हैं जी। कुछ लोगों ने हैंड रेस किया, वो पता नहीं सवाल ना करना चाह रहे हो। नुमैर, सादत, नजम जी, यू आर अलाउड टू टॉक, बोलें जी। आप में से कोई सवाल है? जी सर, मेरा नाम नुमैर है सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि आजकल सर ना सॉफ्टवेयर भी ये इतने आ गए हैं कि वो खुद ब खुद ये सारा कुछ शाबाश जी, बिल्कुल ठीक है, करके वो ना बिल्कुल सारा कुछ जी, बता बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल सही है वो। जी 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 सर, जी, आप बोलें। जी सर, मैं ना खुद इंटरनल में ना डंडोत सीमेंट है, उधर मैंने ना 1.5 साल काम किया है। जी ठीक खुद है मैंने जी। स्टोर में ना बैठ कर बकायदा सारी वर्किंग ना की है सर। तो वो सर सारा कुछ जी उधर डिफाइन ही होता है। चलें, अच्छी बात है। मैं उसी चीज़ की तरफ असल में लेके आना चाह रहा हूँ। ये आहिस्ता आहिस्ता उस जो प्रिसीजन होती है ना, वो हर बिजनेस में नहीं है। ये जिस बिज़नेस का आप जिक्र कर रहे हैं, इसी तरह अगर फार्मास्यूटिकल की बात करेंगे तो वहाँ पे बहुत प्रिसीजन होती है। यानी अगर आप जो रॉ मटेरियल उसमें इंग्रेडिएंट्स डालने हैं किसी मेडिसिन को बनाने के लिए, उसमें 19-20 करेंगे तो प्रोडक्ट या तो बनेगी नहीं या सत्यानाश हो जाएगा। जिस तरह आपने सीमेंट इंडस्ट्री की मिसाल दी है ना, तो इसी तरह सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर भी उसकी एक लाइफ है। वो लाइफ तभी कायम रह सकती है, मतलब अगर हम कहें कि उसके हार्डनेस ज़्यादा करने के लिए आप उसके अंदर कोई एक इंग्रेडिएंट ज़्यादा कर दें, तो हो सकता है वो बोरी के अंदर, थैले के अंदर पड़ा ही वो सीमेंट जम जाए। तो इसलिए प्रिसाइज करना पड़ता है। तो ये नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। मैं जो नेचर ऑफ बिजनेसेस अभी बता रहा हूँ, मैं ये आम जो हमारे सामने विजिबल हैं, जो हमें नज़र आते हैं, जो हमारी आंखों के सामने है, वो इसलिए बता रहा हूँ ताकि इससे हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा तो जो प्रिसाइज नेचर ऑफ बिजनेसेस हैं उसमें बड़े आसानी से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज क्राइटेरिया वहाँ पे भी यही है। आपने कहा ना सॉफ्टवेयर की मदद से, तो मैं बता रहा हूँ फार्मास्यूटिकल के अंदर वहाँ पे मिलीग्राम्स, मिली लीटर्स के अंदर कुछ केमिकल्स को मिक्स किया जाता है तो मेडिसिन बनती है। ऐसे ही होता है। जी जी बिल्कुल ऐसा। इसका मतलब अगर उसका 19-20 भी हो गया, या तो बंदा फड़क के मर जाएगा जनाब, या फिर बच जाएगा। इसलिए जितना प्रिसाइज नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से मटेरियल की जो कंपोनेंट्स हैं उनको जो मर्ज करना है, मिक्स करना है, उस पर जितनी प्रिसीजन रिक्वायर्ड है वहाँ पे वैसे ही एक्यूरेट मैकेनिज्म भी डेवलप किए जाएंगे। हम देसी मिसाल, आंखों के सामने वाली मिसाल से समझ रहे हैं, क्राइटेरिया समझ आ गया तो फिर हम किसी बहुत प्रिसाइज बिजनेस के अंदर भी वही बात कर रहे होंगे कि वो इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली ट्रेसेबल हो, चूँकि जैसे आपने कहा सॉफ्टवेयर वगैरह भी अवेलेबल हैं। मैं इनफैक्ट जो मिसाल देने लगा था, इस मिसाल का ताल्लुक भी उसी प्रिसीजन से था, इसीलिए मैं इस मिसाल की तरफ आया था, आपको भी समझ आ जाएगी। लेट मी कंप्लीट इट। 2-3 बातें मैं इसमें कर लूँ। जी जी प्लीज़ सर। मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, नमाज का टाइम हो गया, फिर बाद में कराची में भी हो गया है। जी सर, 35 मिनट हो गए, आपने कहा था 35 मिनट। अच्छा जी, कराची में हो गया है। कराची वाला कोई दोस्त बता सके? सर अभी 5 मिनट रहते हैं। चलें बस 1 मिनट, ओके, बस 1 मिनट के 1-1.5 मिनट दे दें, फिर हम नमाज़ पढ़ते हैं, आप लोग की नमाज़ पढ़ लें। ओके, मैं जो बात कर रहा हूँ जनाब वो इस तरफ आ जाए। आपने कहा जी जो बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है, जूता उसमें लेदर, सोल, ग्लू, थ्रेड है। आप ज़रा विजुअलाइज़ करें, बहुत बड़े ब्रांड, जैसे मैंने बाटा सर्विस की मिसाल दी है, अगर आप इससे बहुत बड़े ब्रांड्स भी होंगे, मैं जनरली जो सबके लिए नॉन ब्रांड्स हैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। आमतौर पे इन बिजनेसेस की बात करेंगे तो इसमें ज़्यादातर ऑटोमेटेड प्रोसेसेस हैं। ऑटोमेटेड का मतलब मशीनों पे सारे काम हो रहे हैं। अगर आप प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शूज़ को ध्यान में लेके आएँ तो पहले लेदर को कट किया जाता है। लेदर को कट किया जाता है। आप अपना जूता जो आपने भी पहना हो, जो फॉर्मल शू है, अगर आप देखें तो उसके मुख्तलिफ पीसीज होते हैं जिनको ज्वाइन किया जाता है। तो ज्वाइन करने के लिए आपको धागा चाहिए, थ्रेड चाहिए। उस थ्रेड को यानी पहले शू की शेप के अंदर वो लेदर को ज्वाइन किया जाएगा,
और फिर उसको पेस्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ग्लू एंड थ्रेड ऑल दैट विद द सोल। ये सारा काम है। मैं और भी होते होंगे प्रोसेसेस, मैं सिर्फ जनरली आपके सामने शू मेकिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन किया। बट लेट्स स्टार्ट विद लेदर कटिंग। अगर लेदर कट करना है तो ये जितनी जितनी ये बड़े बड़े प्रोडक्शन यूनिट्स हैं बाटा सर्विस वगैरह वाले, अगर आप इनमें देखेंगे तो मुख्तलिफ, एक तो नंबर वन एक मॉडल है शू का। अगर एक मॉडल है तो उस मॉडल पे जितना लेदर लगना है दूसरे मॉडल पे उतना लेदर नहीं हो सकता, ज़्यादा कम लग रहा हो। नंबर टू, एक मॉडल के साथ साथ उसका एक साइज़ है जूते का, उस साइज़ के जूते पे जितना लेदर लगना है दूसरे पे हो सकता है उस साइज़ से ज़्यादा। ज़री बात है, साइज़ चेंज होगा तो लेदर चेंज हो जाएगा। तो पहले हम एक डिफ़ाइन कर लेते हैं, एक साइज़ है हमारा, एक मॉडल है, उसी मॉडल उसी साइज़ का जूता बनाना है बाटा ने और रिपीटेडली बनाना है। तो उनका प्रोसेस अगर मैकेनाइज्ड है, मशीनों पे काम होता है, तो पहला काम लेदर कटिंग का है। लेदर एक सांचा है, साइज़ के हिसाब से, शेप के हिसाब से वो लेदर कट होगा। तो लेदर कट हो जाने के बाद मैकेनाइज प्रोसेस के अंदर वो जो पार्ट्स हैं उनको ज्वाइन किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दैट थ्रेड। स्टिचिंग होगी उसकी, और स्टिच होने के बाद अल्टीमेटली वो सारा के सारा प्रोसेस होने के बाद जूता निकलेगा। मैं सिर्फ वो लेदर की बात बता दूं कि क्या लेदर किसी एक शू को बनाने के लिए इकोनॉमिकली कन्वीनियंटली ट्रेसेबल है या नहीं है? यस सर, है ट्रेसेबल। ओके, डायरेक्ट हो गया। थ्रेड यस सर, ट्रेसेबल है। इकोनॉमिकली, अब जिस मिसाल को हम सामने रख के चल रहे हैं ये है बाटा सर्विस, इनके अंदर ये इकोनॉमिकली कन्वीनियंटली ट्रेसेबल है बिकॉज स्टिचिंग मशीनों के ज़रिए हो रही है। एक पेयर ख़त्म होगा तो जितना धागा यूज़ होगा, मीन एक पेयर को असम्बल करने के लिए, स्टिच करने के लिए, दूसरा पेयर भी लगेगा, दूसरा जूता भी लगेगा उसी साइज़ का, उसी मॉडल का, उतना ही धागा लगेगा। अगर यहाँ तक रुक जाएं, अब इसको कंपेयर करें, हमारे यहाँ कुछ कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल शूज़ होते हैं जो कि आमतौर पे हैंडमेड होते हैं। अगर आपने नाम सुना हो खुस्से का, पंजाब में रहने वाले शायद ज़्यादा बेहतर जानते हों। इसी तरह अगर आप पेशावर से भी कोई लोग मौजूद हैं, वो जो हमारे खान साहब चप्पल वप्पल पहनते हैं, पीएम साहब जो हैं, तो वो चप्पल भी आम तौर पे वो मशीनों पे भी बन जाती है लेकिन लोग प्रेफर करते हैं वो हैंडमेड हो। इसी तरह ये जो ट्रेडिशनल शूज़ हैं, अगर आप इनको ज़हन में लेके आए तो उनको हैंडमेड बनाया जा रहा है। अगर वो हाथों पे बनाया जा रहा है तो लेदर की हद तक तो बात हम समझ सकते हैं कि उतना ही इस्तेमाल होगा, लेकिन क्योंकि साइज़ डिफाइंड है उसका। लेकिन अगर आप कभी उस शू बनाने वाले को देखें, कॉबलर को, वो जब जूता बना रहा है तो थ्रेड जिससे वो जूते को ज्वाइन कर रहा है, अगर आप गौर करेंगे तो जितना थ्रेड वो एक पे इस्तेमाल करता है, अगर आप उसको स्टिच करता हुआ देखें तो आपको नज़र आएगा वो एक तरफ से सुई लेकर जाता है, दूसरी तरफ से नीचे उसने धागा छोड़ा होता है, उससे वो टाइट करता है घेरा और फिर अगली दफ़ा सुई लेके जाता है एंड सो ऑन। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि उसका धागा एंड वाला, नीचे वाला ख़त्म हो जाता है तो वो फिर दोबारा से एक लंबा सा धागा छोड़ता है और ज्वाइन करके फिर काम शुरू कर देता है। और समटाइम ऐसा भी होता है वो धागा सरप्लस बच जाता है और उसको काट के फेंक देता है बिकॉज वो छोटा सा पीस होता है। तो जितना थ्रेड वो एक शू को बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, उसी मॉडल उसी साइज़ का दूसरा शू बनाने के लिए भी उतना थ्रेड इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा। समझ आ रही है बात? अब इंडस्ट्री समझें एक है शू मेकिंग इंडस्ट्री, वो हैंडमेड है, वो मैकेनाइज है, उसमें वो थ्रेड जो है वो डायरेक्ट मटेरियल है बाटा सर्विस वगैरह वालों के लिए। लेकिन वो जो हैंडमेड शू मेकिंग इंडस्ट्री है वहाँ पे वही थ्रेड डायरेक्ट नहीं बल्कि क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो क्राइटेरिया समझ आना चाहिए। हम थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग शू मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर हर सूरत में थ्रेड को डायरेक्ट मटेरियल नहीं कहेंगे। ये डिपेंड करता है कि जिस बिज़नेस के लिए वो मटेरियल यूज़ हो रहा है उस बिज़नेस के अंदर क्या वो इकोनॉमिकली कन्वीनियंटली ट्रेसेबल है। अगर इकोनॉमिकली कन्वीनियंटली ट्रेसेबल है तो वो डायरेक्ट मटेरियल है, अदरवाइज दैट इज़ कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मटेरियल। समझ आ रही है जी बात? तो लेट्स हैव अ ब्रेक फॉर प्रेयर, नमाज पढ़ लें, नमाज के बाद ज्वाइन करते हैं, 5-7 मिनट की ब्रेक करें।
एक साथ में। गोली खा ले, खत्म हो गया। दो था आपका? दो था? उनका हाई रहता है, इसलिए मैंने कहा बगैर चेक के उनको गोली खिला दी। वो असल में मिडिल काम नहीं करती उसकी ना। हाँ, ये तो सही था, सदर से मंगाया था, सुल्तान ने ला के दिया था, सही था। हेलो।
जी अदनान ज़फ़र आप बात कर सकते हैं। नजम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, नजम। सर जैसे आपने ब्रांडेड शूज़ की एग्जांपल दी थी हमें, जी जी, क्योंकि हमने एफसीएमए में तो सिर्फ इतनी डेफिनेशन पढ़ी है कि जो चीज़ ट्रेसेबल है वो डायरेक्ट मटेरियल है, जो जी ठीक है, ट्रेसेबल नहीं है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। ठीक है जी। तो सर अगर हम बाटा या सर्विस की बात करें तो उसमें तो ज़ाहिरी बात है जो साइज़ उन्होंने बनाना है उनका एक फॉर्मल वे होगा, जितना जी ठीक है, थ्रेड लगना है, जितना ग्लू लगना जी है, बिल्कुल उनको एक सही। प्रॉपर पता होगा। जी तो सही। इसमें तो फिर ईच एंड एवरीथिंग जितना मटेरियल यूज़ हो रहा है वो डायरेक्ट में आ जाएगा। जी जैसे आएगा, कोई इशू नहीं है। सारे मटेरियल्स का डायरेक्ट होना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम ओके सर। नहीं है। सर ठीक है सर मैं एक बात ये क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे भी जी। कि आपका बेसिकली आप जो भी हम समझा रहे हैं, क्या मैं सही समझा हूँ कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री? इंडस्ट्री नहीं मेरे दोस्त, जी जी सर। हमने क्राइटेरिया जो ले किया है उस पर डिपेंड कर रहा है। अब देखिए ना, इंडस्ट्री तो सेम थी, शू मेकिंग। जी सर। इंडस्ट्री से मुराद तो शू मेकिंग इंडस्ट्री है ना, तो जो हैंडमेड शूज़ बना रहे हैं वो भी शू मेकिंग है, जो ये बड़े ब्रांड्स शूज़ बना रहे हैं ये भी शू मेकिंग इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री तो सेम होगी। यस सर। अगर सेम इंडस्ट्री है तो फिर तो थ्रेड दोनों के लिए ही डायरेक्ट होना चाहिए या दोनों के लिए इनडायरेक्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक मैन्युफैक्चरर के लिए वो डायरेक्ट है और दूसरे के लिए वो इनडायरेक्ट है। ठीक है। रीज़न ये है कि वो इंडस्ट्री सेम वाला क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया क्या है कि अगर वो मटेरियल कन्वीनियंटली और इकोनॉमिकली ट्रेसेबल तो था। आपने कहा जी, आपने कहा ट्रेसेबल, तो मैंने जी कहा जी सर। इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली ट्रेसेबल होना चाहिए। दो शर्तें लगाई हैं। ये जो मैंने वो कील वाली मिसाल दी थी, वो कीलों को गिना जा सकता है। वो जी पेंट जी पॉलिश जो लगाया जा रहा है, जो ग्लू लगाया जा रहा है, हम उसको बड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए हमें मज़ीद और कॉस्ट इंकर करना पड़ेगी जी जो जी सर। हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं है। अब ज़रा इस सर बात फिर को एक और जी एंगल से समझें। जी जी आप करें इकोनॉमिकल, बात सर। पहले जी जी इकोनॉमिकल को मैं समझा लूँ, फिर आप अपना सवाल कर लीजिएगा। जी सर। देखिए, जी एक सर। एक एक शॉप ओनर है, फ़र्ज़ कर लें उस शॉप पे 20,000 रुपये का माल पड़ा हुआ है, स्टॉक पड़ा जी हुआ है सर। 20,000 का, उसको डर है चोरी ना हो जाए, और वो चोरी से बचने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड रख लेता है 50,000 रुपये पे। सर तो बताएं क्या बेहतर है, चोरी हो जाए? चोरी हो जाए सर। तो चोरी होने से 20,000 रुपये का खर्चा होगा, यस जबकि सर। 50,000 रुपये उसको बचाने पे लगा रहे हैं, तो ये इकोनॉमिकल नहीं है। समझ आ रही है बात? जी सर। इसी तरह से वो जो इकोनॉमिकल में मटेरियल की आइडेंटिफिकेशन में बता रहा हूँ, देखिए कील ट्रेस करना या थ्रेड एग्जैक्टली कितना लगाना है, वो जो हैंडमेड शू बनाने वाला है उसको पाबंद करना, वो किया जा सकता है, लेकिन वो इकोनॉमिकल नहीं है। और यस। दूसरी बात, वो कन्वीनियंट भी नहीं है। मतलब जब आप किसी बंदे को फ्री हैंड, जो मैन्युफैक्चरर है ना, हर बंदे की अपनी एक नेचर होती है काम करने की। जी सर। अगर मैं हैंडमेड शू बना रहा है, आप उसको कहने ये धागा तुम इतना, वो कहेगा मेरा हाथ ही नहीं खुल कर चल रहा है, मैं चीज़ नहीं बना पाऊंगा। जी सर। सो जी माई ऐसे ही माई होता रिस्पॉन्स इज दैट। जी, अब आप कर लें कोई और बात तो कर लीजिए। है। मैं बस यही कहना चाहता था कि हम ये कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल पे डिपेंड कर सकता है कि कौन सा मटेरियल। मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल से मतलब आप कोई ऐसी चीज़ों को क्यों याद रखना चाह रहे हैं, इसको ऐसे ना याद रखें। जी जी। जब ये क्राइटेरिया बन गया कि कोई भी मटेरियल जिस भी इंडस्ट्री में, जिस भी नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर, अगर वो ट्रेसेबल होगा इकोनॉमिकली कन्वीनियंटली, तो डायरेक्ट होगा, बात ख़त्म होगी। अब वो ठीक है। नेचर हो, वो नेचर ना हो, उसको छोड़ दें। मतलब ठीक है। आप इस चीज़ को समझेंगे, चले मैं आपको ना, इंडस्ट्री एक के अंदर रह के 100 मिसाइलें मिल जाती हैं। अगर आप जी ये सर। जो बड़े बड़े हमारे यहाँ फूड ब्रांड्स हैं, लाइक ये जो फास्ट फूड बना रहे हैं, ठीक यस है, सर। ये जो फास्ट फूड बनाते हैं उनकी एक रेसिपी है भाई। अब उस रेसिपी से 19-20 नहीं करते वो, जी बिल्कुल। ठीक है। अगर वो 19-20 करेंगे, मतलब जैसे वो पिज़्ज़ा बना के एक फ्लेवर का बेच रहे हैं, हमने आज पिज़्ज़ा खाया जिस फ्लेवर का, कल खाएं तो वो रेसिपी में 19-20 हो तो वो फ्लेवर वही नहीं मिलेगा, तो हम शायद उस चीज़ को प्रेफर ना करें। तो उनका फ्लेवर तो 100% सेम होता है। तो वो सेम होने की रीज़न उनके पीछे रेसिपी का लॉक होना है कि वो रेसिपी एज इट इज़ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप उसको कंपेयर करें, हम घर में बना रहे हैं वही पिज़्ज़ा बन जाएगा, लेकिन हम आज बनाएंगे तो आज कुछ और तरह का बनेगा इंशाल्लाह, और कल बनाएंगे तो कल किसी और तरह का बन जाएगा। समझ पा रहे हैं बात? तो ऐसे ही। नेचर, बिजनेस की, इंडस्ट्री की किस्म, इससे नहीं। अगर वो ट्रेसेबल है इकोनॉमिकली कन्वीनियंटली एक यूनिट के लिए, तो वो किसी भी नेचर ऑफ बिजनेस में, किसी भी इंडस्ट्री में वो डायरेक्ट होगा।
अब अभी जैसे मेरे दोस्त वो सीमेंट इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, अब इस बात को समझें, जैसे आपने कहा कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इनके लिए तो तकरीबन तमाम प्रोसेसेस अगर मैकेनाइज्ड हैं उनके लिए तो हर चीज़ ट्रेसेबल होगी। हाँ, हर चीज़ ट्रेसेबल होगी, तो कोई फ़र्ज़ थोड़ा है कि इंग्रेडिएंट में से कोई डायरेक्ट मटेरियल होना और कुछ का इनडायरेक्ट होना ज़रूरी है, फ़र्ज़ नहीं है। अगर फ़र्ज़ होता तो फिर तो हम उनको एक कैटेगरी में ही रख लेते हैं ना। अब इस बात को मैंने अभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से मिसाल दी थी, जो मेडिसिन बना रहे हैं उनके जितने भी मटेरियल्स है भाई वो बिल्कुल प्रिसीजन के साथ जो ट्रेसेबल है। आप मेडिसिन की डोजेजेस मिल जाती हैं। एक आप पाकिस्तान में एक वो कैप्सूल या मेडिसिन चलती है ऑगमेंटन के नाम से, सुना है नाम? जी सर, एंटीबायोटिक है। तो वो ऑगमेंटन वो 250 mg में भी मिलती है, वो 500 mg में मिलती है, वो 1000 mg में। समझ पा रहे हैं बात? तो क्या उनके अंदर एक जैसा वो डल रहा है इंग्रेडिएंट्स का कॉम्पोजिशन? नहीं, डिफरेंट होता है। वो फिर इसका मतलब जो डिफरेंट होता है तो, लेकिन अगर एक तरह की वो चीज़ के अंदर ज़्यादा कम कर देंगे तो मेडिसिन की स्पेसिफिकेशन ही ख़राब होगी, बंदा हो सकता है बचने की बजाय इंतकाल फरमा जाए। तो इसलिए प्रिसीजन होती है। अगर ऐसे बिजनेस की बात करेंगे तो हर मटेरियल इकोनॉमिकली ट्रेसेबल है, और हर मटेरियल अगर इकोनॉमिकली कन्वीनियंटली ट्रेसेबल है तो सारे ही डायरेक्ट हैं, कोई इनडायरेक्ट नहीं है। इनडायरेक्ट का होना फ़र्ज नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। जी वेलकम। शायद साहब को सवाल करना चाह रहे हैं, कर लें जनाब। जी नजम साहब अपने हैंड ओवर कर लें, शायद आपको सवाल करना चाह रहे हैं तो प्लीज़। नहीं जी, शायद साहब नहीं करना चाह रहे। तो अदनान ज़फ़र आप सवाल करना चाह रहे हैं, कर लें। चलें, बस वो एहतियाती तौर पे हैंड रेज़ किया हुआ था कुछ लोगों ने, तो बस फिर क्या किया जा सकता है। तो वो भी फिर आपका डायरेक्ट मटेरियल होगा, इनडायरेक्ट नहीं होगा। ये होता है डायरेक्ट मटेरियल। सर बहुत ही ना कंफ्यूज कर रहे हैं बेसिकली। ये कौन सा आप बात कर रहे हैं जनाब? जी सर। जी कौन सा फरमा रहे थे? सर वो ग्रुप में मैसेज आया था सरमद इकबाल का, तो वो कह रहा था मुझे कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा जी। तो मैं वो सुन रहा था, मेरा माइक ऑन था। अच्छा चलिए, आपने उनको कंफ्यूजन दूर कर दी नहीं थी? वो आपसे पढ़ रहे हैं, हमसे तो नहीं पढ़ रहे वो? नहीं सर, आपसे पढ़ रहे हैं वो। अब उनका मैसेज आ गया कि क्लियर हो गया। चले, बड़ी मेहरबानी। मैं समझा वो आपसे ज़्यादा ट्यूशन ले रहे हैं, मेरे से पढ़ ही नहीं रहे। नहीं सर, वो शर्माता है ज़रा, उसका माइक ऑन करवा के पूछे उनसे। चले कोई बात नहीं, इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब शर्माना पड़ेगा, तो उन्हें कहें वो सारी शर्माहट उस दिन के लिए रख लें, अभी ना करें। ठीक है, चलें। एनीवेज अब थोड़ा टाइम की क्रिटिकल है तो हम आगे चलते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप रिकॉल कर सके तो आपने शायद लेबर के बारे में भी इसी तरह से सुना पड़ा है कि जो लेबर कॉस्ट है वो भी दो हिस्सों में डिवाइड होती है। एक डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाती है और एक इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाती है। अगर क्राइटेरिया की बात करेंगे तो क्राइटेरिया वही का वही रहेगा। वो वर्कर जिनका टाइम ट्रेसेबल है एक सिंगल यूनिट बनाने के लिए, ऐसे वर्कर्स को जो पैसे दिए जा रहे होंगे उस कॉस्ट को डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहा जाएगा, और जिसका टाइम एक यूनिट बनाने के लिए इकोनॉमिकली कन्वीनियंटली ट्रेसेबल नहीं है तो उसको जो उसके बदले में पैसे दिए जा रहे हैं वो इनडायरेक्ट लेबर के ज़िम्मे में आएंगे। अब मैं जनरल छोटी छोटी मिसालों से बात को समझाऊंगा। प्रैक्टिकल जो एग्जांपल्स हैं लेटर ऑन किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री की भी बात की जा सकती है, बट अगर जनरली समझें तो जैसे हमारे यहाँ ये जो जो टेलर मास्टर्स होते हैं, टेलर जो कपड़े सी रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो वो 90% काम तो शायद खुद करते हैं, लेकिन एक ऐसा काम है जैसे बटन टांगने वाला है, या अगर वो फीमेल ड्रेसेस हैं तो हेमिंग वगैरह का काम है, वो 90% केसेस में उन्होंने इस काम के लिए कोई और वर्कर रखा है। छोटा कह लें आप उसको, मुख्तलिफ नाम रखे होते हैं लोगों ने, तो वो उसके हैंड ओवर कर देते हैं कि वो इस काम को पूरा करेगा। अगर और इस तरह वो जो पेंट पॉलिश की मिसाल ले रहे हैं, जो फर्नीचर बनाने वाले की बात हो रही थी, वो असम्बल करने वाला काम, जो कोर वर्कर है, स्किल्ड वर्कफोर्स है, वो जो काम कर रहा है, वो जितना टाइम लगा के एक टेबल को असम्बल करता है वो तो इकोनॉमिकली कन्वीनियंटली ट्रेसेबल है।
लेकिन अगर वो पेंट पॉलिश ज़्यादा या कम लगता है ड्यू टू द नेचर ऑफ दैट वुड, कि वो काली है या वो वाइट वुड है, कभी ज़्यादा पेंट लग जाता है कभी कम लग जाता है। तो इसी तरह वो अगर जो पेंट करने वाला है उसका टाइम भी कभी ज़्यादा लग जाता है कभी कम लग जाता है। आप अगर अपने घर में या ऑफिस में जहाँ पे बैठे हैं और साथ भी इसी तरह का कोई रूम मौजूद हो, तो जो वॉल आपकी शेयरिंग वॉल है 2 कमरों के दरमियान, उसका साइज़ सेम होगा दोनों कमरों की तरफ। तो अगर आप उस वॉल को पेंट करवाएं फ्रॉम दिस साइड एंड फ्रॉम द अदर साइड, तो यू विल सी कि जो वर्कर है वो एक जितना टाइम नहीं लगाएगा, बिकॉज वो सम टाइम पेंट करके पीछे मुड़ के एक दफ़ा ज़रा क्रिटिकल निगाहों से देखता है, उसको लगता है कि कहीं पे कमी रह गई है तो वो 1-2 ब्रश और अप्लाई कर देता है, और कहीं पे उसको लगता है पेंट करने के बाद कि नहीं जनाब ये परफेक्ट है, तो शायद वो कुछ और अप्लाई ही नहीं करता। तो कीपिंग दिस इन माइंड कि जैसे मटेरियल इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली ट्रेसेबल हो सकता है, तो जो ट्रेसेबल होगा वो डायरेक्ट होगा। इसी तरह वो वर्कर जिसका टाइम किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए इकोनॉमिकली कन्वीनियंटली ट्रेसेबल हो, वो डायरेक्ट लेबरर होगा, और उसको जो पैसे दिए जा रहे होंगे वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगा। एंड वाइस वर्सा जो इनडायरेक्ट लेबर है वो चीज़ जो किसी वो टाइम लेबर का जो एक सिंगल यूनिट बनाने के लिए इकोनॉमिकली कन्वीनियंटली ट्रेसेबल नहीं है। अब इस बात को अगर आप मज़ीद अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ये कुछ मिसालें तो हमने दी, कुछ आप पढ़ेंगे तो मज़ीद आपके जहन में हो सकता है सवाल है, हम उसको एलेबोरेट भी कर देंगे। लेकिन अभी जैसे एक दोस्त ने सवाल किया तो उनको ये डिटेल में जवाब दिया गया, दिस डजंट मीन कि ये नेसेसरी है कि जितने इंग्रेडिएंट्स जैसे हम रॉ मटेरियल कह रहे हैं उसमें से कुछ का डायरेक्ट होना ज़रूरी है और कुछ का इनडायरेक्ट होना ज़रूरी है। नहीं, वो ज़रूरी नहीं है। सारे ही अगर किसी इंडस्ट्री नेचर के हिसाब से इकोनॉमिकली कन्वीनियंटली ट्रेसेबल हैं तो वो डायरेक्ट मटेरियल कहलाता है। और इसी तरह अगर तमाम वर्कर्स जो काम कर रहे हैं वो अगर मैकेनाइज काम हो रहा है, सुपरविजन का काम हो रहा है, तो ऑब्वियसली उस चीज़ के अंदर वर्कर की जो पंचन होता है, जो बंदा करता है काम, उसका टाइम भी इकोनॉमिकली कन्वीनियंटली ट्रेसेबल हो सकता है। अगर वो सारा लोगों का टाइम ही इकोनॉमिकली कन्वीनियंटली ट्रेसेबल है तो भाई वो डायरेक्ट लेबर होंगे और वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के ज़िम्मे में आएगा। लेकिन अगर प्रोडक्शन हाउसेस की बात करें तो प्रोडक्शन हाउसेस के अंदर देर आर सर्टन पीपल, जैसे आप सुपरवाइज़र की बात कर लें, जो सारे प्रोडक्शन प्रोसेस को सुपरवाइज कर रहा है, वो तमाम प्रोडक्ट्स पे इक्वली टाइम स्पेंड नहीं कर रहा। रीज़न, कोई एक वर्कर ऐसा होगा जो चीज़ बना रहा है वो बड़ी प्रिसीजन के साथ बड़ी एक्यूरेटली चीज़ बना रहा है, तो उसको सिर्फ सरसरी सा देख के सुपरवाइज़र आगे निकल जाता है। लेकिन दूसरा वर्कर जो है वो थोड़ा सा निकम्मा वर्कर है, तो वो निकम्मा वर्कर उस पर थोड़ा सा टाइम रुक के लगाना पड़ता है, बार बार उसको जाके चेक करना पड़ता है। तो वो जो सुपरवाइज़र को पैसे मिल रहे हैं वो उसकी सैलरी अगर उसका टाइम निकालें तो क्या वो तमाम प्रोडक्ट्स पे इक्वली स्पेंड किया गया, तो जवाब नहीं में होगा। अगर वो टाइम उसका आइडेंटिफाइबल नहीं है कन्वीनियंटली इकोनॉमिकली, तो फिर वो डायरेक्ट लेबर नहीं बल्कि इनडायरेक्ट लेबर के ज़िम्मे में आएगा। और जो थर्ड बात यहाँ पे लिखी हुई है फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, अब इस बात को समझने के लिए हमें जो समझना है मेरे साथ रहिएगा। सवाल आपके मैं लेता हूँ, जो उन्होंने हाथ खड़ा किया है ज़रा मेरे साथ रहिएगा जी। ये जो मैंने ब्लू किया है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, इस बात पर ज़रा रुक के समझें। ये दो वो चीज़ें हैं जो इकोनॉमिकली कन्वीनियंटली ट्रेसेबल हैं फॉर अ सिंगल यूनिट ऑफ आउटपुट। कोई एक सिंगल चीज़ बनाने के लिए दोनों के दोनों ये डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली ट्रेसेबल हैं, एक यूनिट पे कितने लगते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल इकोनॉमिकली कन्वीनियंटली ट्रेसेबल नहीं है, इनडायरेक्ट लेबर इकोनॉमिकली कन्वीनियंटली उस वर्कर का टाइम ट्रेसेबल नहीं है। तो लाइक वाइज ये जो तीसरे नंबर पे हम लिख रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब फैक्ट्री एक्सपेंसेस कहा गया, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का मतलब एक्सपेंसेस है। तो मैन्युफैक्चर करने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए, फाइन, उन इंग्रेडिएंट्स को कन्वर्ट करने के लिए वर्कर चाहिए। वो वर्कर डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, वो मटेरियल या इंग्रेडिएंट्स डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, बट वी नीड अ प्रॉपर प्रोडक्शन प्लेस जहाँ पे प्रोडक्शन कैरी की जा रही होगी। जिस जगह पे प्रोडक्शन कैरी की जा रही होगी वहाँ पे भी बहुत सारे एक्सपेंसेस लग रहे हैं। जैसे प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ पे यूटिलिटी बिल आपको देना पड़ता है, बिजली का बिल। वहाँ पे आपने शायद कोई वॉचमैन रखा हो, उसको भी पैसे देने पड़ते हैं। वहाँ पे जो मशीनरी लगी हुई है वो चीज़ें बनाते हैं, तो वो मशीनरी डेप्रीशिएट हो जाती है। तो क्या वो मशीनरी की डेप्रीसिएशन जो हुई है वो कितनी किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वजह से हुई है, वो इकोनॉमिकली कन्वीनियंटली ट्रेसेबल है? तो जवाब नहीं में होगा। वो जो बिजली का बिल उस फैक्ट्री का अदा किया जा रहा है,
क्या वो किसी एक सिंगल यूनिट बनाने के लिए एग्जैक्टली कितना बिजली का बिल हमें भरना पड़ा, क्या हमें वो इकोनॉमिकली कन्वीनियंटली ट्रेसेबल है? तो जवाब नहीं में है। तो यहाँ से ये बात अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि फैक्ट्री ओवरहेड्स या इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर जो हमने अभी लेबल दिया, इन तमाम के अंदर एक फ़ीचर कॉमन है कि ये सारे वो एक्सपेंसेस हैं जो एक सिंगल यूनिट बनाने के लिए इकोनॉमिकली कन्वीनियंटली ट्रेसेबल नहीं है। तो ये मैंने जिसको येलो कलर किया है, इनडायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये सारे के सारे असल में एक ही चीज़ का नाम है। आप ज़रा इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि हमसे पूछा जाए कि फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड से मुराद चूँकि फैक्ट्री एक्सपेंसेस बन रहा है, और हमने जहाँ से बात शुरू की फैक्ट्री एक्सपेंसेस का मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, और हम इसी चीज़ से कंफ्यूज हुए कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ही तो ये तीनों एलिमेंट्स हैं। तो ये तीनों एलिमेंट्स जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के हैं, इसके अंदर अगर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का मतलब भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। इसको हमने अगर रेक्टिफाई करना है, दूर करना है, तो यहाँ से हमें क्लैरिफाई करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड से मुराद तमाम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, all manufacturing expenses which are incurred in the factory but other than two कौन से वाले टू जो यहाँ पे ब्लू में आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, यानी डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। So all manufacturing expenses which are incurred in the factory for the sake of production but other than direct material and direct labor, they are called as manufacturing overhead या फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड जिसे कहा जाता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से क्या मुराद है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से मुराद अगर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हम लिख रहे हैं, तो फिर हमें यहाँ पे रॉ मटेरियल की बजाय जो लिखने की ज़रूरत है वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट की बजाय जो लिखने की ज़रूरत है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, बिकॉज डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के अलावा, इन दो के अलावा जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए इनकर हो रहे हैं, उन तमाम को मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का नाम दिया जाता है। एक एक्सपेंस नहीं है, ये लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस है। इसी में फिर इनडायरेक्ट मटेरियल भी फॉल करेगा, इसी में इनडायरेक्ट लेबर भी फॉल करेगी, इसी में प्रोडक्शन स्टाफ जो काम कर रहा है, सुपरवाइजरी स्टाफ, उसकी सैलरी फॉल करेगी, इसी में फैक्ट्री का रेंट भी फॉल करेगा, इसी में मशीनरी प्रोडक्शन प्लांट वगैरह जो मशीनरी है उसकी डेप्रिसिएशन भी फॉल करेगी, इसी में यूटिलिटी बिल्स फैक्ट्री के वो भी फॉल करेंगे, इसी में अगर आपने फैक्ट्री बिल्डिंग की इंश्योरेंस कराई है वो फॉल करेगी, एंड ऑल दैट। लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस एक लंबी लिस्ट है। हम अगर समराइज करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से मुराद तमाम तरह के मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड से मुराद तमाम तरह के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो कि फैक्ट्री में इनकर हो रहे हैं, बट अदर देन दीज टू, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, इन दोनों को हमने अलहदा कर दिया। और इन दोनों को अलहदा इसीलिए किया कि ये दोनों इकोनॉमिकली कन्वीनियंटली ट्रेसेबल हैं, और बाकी जितने के जितने हैं वो एक सिंगल यूनिट के लिए इकोनॉमिकली कन्वीनियंटली ट्रेसेबल नहीं है, चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे इनडायरेक्ट लेबर हो, चाहे वो फैक्ट्री की बिजली का बिल हो, चाहे वो फैक्ट्री का रेंट हो, एंड ऑल दैट। तो इन तमाम को मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के नाम से याद करें। यहाँ तक बात अगर समझ आई हो, कुछ लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है अगर, तो जी किसने हैंड रेस किया जी? नुमैर साहब आप सवाल पूछ सकते हैं। इर्तज़ा सर मैंने ये पूछना था कि ना ये जो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के अंदर कि ये सर ये जो कि ये डायरेक्टर ना रेम्यूनरेशन और मैनेजर की ये सैलरी आती है, क्या वो कि ये डायरेक्ट कि ये लेबर में? अच्छा चलें मेरे दोस्त ज़रा बात को समझ लीजिएगा, आप ज़रा हौली हौली मेरी बात को सुनिएगा। आपका सवाल आगे मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो ये है जेंटलमैन, आप जो एक्सपेंस कह रहे हैं आपने देखना ये है क्या वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है या नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है तो फिर आगे चल के हम देखेंगे वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है या वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में फॉल करेगा। आपने फरमाया डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन, तो जो डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन है वो प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, वो तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो तो ऑपरेटिंग कॉस्ट है।
और ऑपरेटिंग कॉस्ट में आपने दो तरह की कैटेगरीज पढ़ी हुई हैं, सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो डायरेक्टर्स का काम बिजनेस की एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो डायरेक्टर को जो रिम्यूनरेशन दिया जा रहा होता है वो 99% केसेस में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होता है नेचर वाइज, ठीक है। लेकिन फैक्ट्रीज के अंदर आमतौर पे चीज़ की पर यूनिट कॉस्ट को बढ़ाने के लिए, ताकि लोगों को प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन कम नज़र आए, वो सारे एक्सपेंसेस उठा के चार्ज कर दिए जाते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट को, वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में या कहीं पे भी डाल दिए जाते हैं। लेकिन वो तरीकाकार दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हमने कहा ये हमने पब्लिकली रिपोर्टिंग के लिए स्टेटमेंट्स नहीं पढ़नी, हम पढ़ेंगे इंटरनल। हमें खुद तो पता होना चाहिए ना कि वो कॉस्ट असल में प्रोडक्शन के लिए लगी है या नहीं लगी, ताकि हमें अपनी चीज़ बनाने की कॉस्ट का पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो अगर आप डायरेक्टर वगैरह को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं तो टेक्निकली वो प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट नहीं है। मैंने बोला जो फिक्रा टाइटल ये है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये वो कॉस्ट है जो मैन्युफैक्चर करने के लिए फेस करना पड़ती है। मैन्युफैक्चर करने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए बंदा चाहिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए एक प्रोडक्शन प्लेस चाहिए जहाँ पे वो एक्सपेंसेस लगेंगे, उसके लिए वो डायरेक्टर नहीं चाहिए, डायरेक्टर का काम बैक एंड पे मैनेज करना है। जी क्लैरिफाई होगा जी आपको? सर और वेजेस के बारे में नुमैर साहब पहले अपना सवाल कर रहे हैं। जी नुमैर साहब आपकी आवाज़ ज़रा डिस्टॉर्शन है। और सर जो वेजेस आ रही हैं कि जो जी वेजेस से क्या मुराद होती है? वेजेस किसको कहते हैं? सर जो ठेके पर हमने मजदूर ना रखे होते हैं कि भाई आप, अच्छा ज़रा ये थोड़ी सी ना मिसकॉन्सेप्शन है, थोड़ी सी नुमैर साहब आपकी आवाज़ में भी डिस्टॉर्शन है, मैं थोड़ा बहुत जो समझा उसका जवाब दे देता हूँ। ये जो मिसकॉन्सेप्शन है ना कि वेजेस वो होती हैं जो आप किसी वो बंदे को दे देते हैं जो प्रोडक्शन का काम कर रहा है या सामान उठा रहा है, वेजेस उसको भी मिलती हैं, मुझे आपको। अगर हम कहीं पे काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो हमें भी जो पैसे मिल रहे हैं वो वेजेस कहलाते हैं। टेक्निकली उन्हें सैलरीज एंड वेजेस के नाम से याद किया जाता है, बट एनीवेज वो पैसे ही हैं हमारी सर्विसेज के बदले में। तो आपने जिनको भी वेजेस का नाम दिया है, जो भी आपके जहन में, आप पहले ये देखें वो किस भाई को अदा की जा रही हैं। अगर वो भाई प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर काम कर रहा है, तो भाई प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर काम करते हुए अगर उसका टाइम एक यूनिट बनाने के लिए ट्रेसेबल है, तो फिर वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के ज़मरे में आ जाएगा। अगर वो वाली वेजेस ऐसे बंदे को अदा की जा रही हैं जिसका टाइम एक यूनिट बनाने के लिए ट्रेसेबल नहीं है, तो फिर इनडायरेक्ट लेबर के ज़मरे में आएंगे और वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का हिस्सा बन जाएंगे। जी इसके अलावा किसी और ने भी सवाल करना है तो क्विकली कर लें। उज़्मा ने हैंड रेज किया है। जी तलाश करना काफ़ी मुश्किल काम है। जी उज़्मा आप पूछ सकती हैं सवाल। जी उज़्मा यू आर अलाउड टू टॉक, आप अपना क्वेश्चन कर लें। जी उज़्मा कैन यू हियर अस? क्या सुन सकती हैं आप मुझे? आप अपना सवाल कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये क्वेश्चन पूछना था कि जैसे मतलब आपने बताया था एक चेयर हमें बनानी है, उसके इंग्रेडिएंट्स है 4, तो जी उसके बाद मैंने इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन हमने आप लोगों के मशवरे से 4 लिखे थे। जी 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 सर मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि मजीद इसमें लिखा था ड्रिल मशीन, पॉलिशर और हैमर। जी वो सर, हमने वो इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं, जी ठीक है। सर बिल्कुल वो इंग्रेडिएंट्स नहीं है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में इनको कोई नाम देंगे, मतलब किसी तरह से जी ये तो एसेट्स है ना आपके अकाउंटिंग लैंग्वेज में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर आपने सुना पड़ा हो तो एसेट्स हर उस चीज़ को कहते हैं जो आपको फ्यूचर ऑपरेशंस में बेनिफिट दे। वो जो ड्रिल मशीन है या वो जो पॉलिशर लिखा था या व्हाट्सएवर, आप उस मशीनरी का जिक्र करते हैं, क्या वो उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद उसने इंतकाल कर जाना है उस मशीन में? क्या वो मशीनरी उस प्रोडक्ट के अंदर ही मर्ज हो जानी है, इस्तेमाल हो जानी है? तो जवाब नहीं है। वो फ्यूचर में हमें यूज़ बेनिफिट देगी। तो हर वो चीज़ जो फ्यूचर में बेनिफिट देती है उसे एसेट कहते हैं। हाँ, उस एसेट को यूज़ करके आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उस एसेट की जो डेप्रिसिएशन है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। पूरी मशीन नहीं, उस मशीन में जितनी डेप्रिसिएशन हमें फेस करना पड़ी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के ज़मरे में आए। इज दैट क्लियर? यस सर, थैंक यू सर।
जी वेलकम। जी कोई और सवाल है? जी कौन साहब? कोई भी नहीं है? चलो जी, दैट्स ग्रेट। अच्छा चलें, अब मैं कंक्लूड करने लगा हूँ और आखिरी बात आज आपको बताने लगा हूँ, जिसके बाद कल या जो नेक्स्ट वीक हमारी क्लास होगी उसमें फॉर्मली हमारी डिस्कशन होनी है ब्रेक इवन एनालिसिस के हवाले से। आपकी किताब पे 5वां प्रॉबेबली या 6ठा चैप्टर होगा, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के नाम से चैप्टर होगा। ये सिलेबस का एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे हमने बात स्टार्ट करनी है। आपका काम ये है कि आपने अभी तक जितनी बातें हुई और जो स्लाइड्स भेजी गई हैं उनको डिटेल में गो थ्रू करना है, और इसके अलावा चैप्टर 1-2 किताब का थ्योरेटिकली अपनी बेस साउंड करने के लिए पढ़ना है। मैं जो बात करने लगा हूँ वो ज़रा सुन लीजिएगा। कल हमने 3 तरह के बिजनेसेस का जिक्र किया था, इफ़ यू रिमेंबर। ये 3 तरह के बिजनेसेस थे, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज बिजनेस। तो हम सारी कहानी तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से स्टार्ट करने लगे हैं। तो सवाल ये है कि वाई वी आर गोइंग टू नॉट गोइंग टू स्टार्ट विद ट्रेडिंग बिजनेसेस या सर्विसेज बिजनेस, हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? और यूजुअली एक मिसकॉन्सेप्शन है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होती है, या कॉस्ट अकाउंटिंग जिसे आप कहते हैं सिर्फ अप्लाई होती है तो ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस पे अप्लाई होती है। तो जवाब नहीं में है। हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें कहा गया था कि मैनेजर्स को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जिससे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके, और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था। तो हर कोई प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है। क्या एक ट्रेडर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं करना चाहता? तो जवाब यस में है। क्या एक मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना नहीं चाहता? नहीं करना चाहता है इसका मतलब। और इसी तरह सर्विसेज बिजनेस, तो एवरीवन इज ट्राइंग टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। तो अगर हर कोई कोशिश कर रहा है तो हर एक को अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है या रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है। और अगर कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो उनको ये सारी कॉस्ट को मिनिमाइज करने का कॉस्ट ये कौन कौन सी है और इनमें से किस को कैसे मिनिमाइज करना है इसका तरीकाकार का पता होना चाहिए। हमने ट्रेडिंग बिजनेस से इसलिए स्टार्ट नहीं किया या सर्विसेज बिजनेस से इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस या सर्विसेज बिजनेस में सिर्फ ये वाली कॉस्ट जिसे ऑपरेटिंग या नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहा जाता है, सिर्फ ये फेस करना पड़ती है। अगर हम सिर्फ इसी को सीखेंगे तो इसी को मिनिमाइज करने की टेक्निक समझ पाएंगे, बट इसको हम बाद में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी फेस करना पड़ रही है। सो अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से सारी चीज़ें लर्न करते हैं तो हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को भी समझ जाएंगे, इसको मिनिमाइज करने की टेक्निक भी समझ जाएंगे, और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी समझ जाएंगे और उसको मिनिमाइज करने की टेक्निक भी समझ जाएंगे। देन लेटर ऑन वी कैन अप्लाई इट टू एनी काइंड ऑफ द बिजनेस। ये जितनी बातें सो फॉर हो गई हैं ये कमो बेश इसी तरह के अंदाज में आपकी पावर पॉइंट स्लाइड्स पे लिखी हुई हैं। उनको ज़रूर पढ़ें, अपने सवालों के साथ नेक्स्ट सेशन में आइएगा बिकॉज ये वीकेंड है, थोड़ा सा टाइम लगाएं, किताब से चैप्टर 1-2 पढ़ें। और अगर इन एडवांस पढ़ के आएंगे तो किताब जो आपको सेंड की गई है उस किताब के अंदर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप एनालिसिस के नाम से CVP एनालिसिस या ब्रेक इवन एनालिसिस के नाम से चैप्टर है, उसको पढ़िएगा। हम उसके नतीजे में आपको अगले लेक्चर में फॉर्मली बात स्टार्ट सर वो करेंगे उसके हवाले से। स्लाइड और बुक्स मुझे मिल सकती है कि नहीं सर? मैं जी मिल सकती आ हैं जी, जाएंगे। क्यों नहीं मिल सकती। आप लाहौर से हैं कि नहीं सर, कराची से? फैसलाबाद से। आप फैसलाबाद से हैं। मेरे दोस्त आप क्लास ग्रुप में ऐड नहीं हुए हुए? नहीं सर। अब हो जाए ना ऐड। फैसलाबाद से कोई और बंदा है? चले मैं आपको नंबर नोट करवा रहा हूँ, नंबर नोट करें, इस पे मैसेज भेजें, मैं आपको QR कोड भेज देता हूँ, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो उसके अंदर आपको फिर वो मटेरियल हम सॉफ्ट फॉर्मेट में शेयर कर चुके हैं, आपको वो मिल जाएगा। 0333 जी सर, अपना 0333 033456811 811 03334256811। ठीक है जी। एक और नंबर भी आप नोट कर लें। आप इस नंबर पे भी मैसेज करके ग्रुप को ज्वाइन करने की कोशिश कर सकते हैं जी। नंबर है 0346 जी 0346-481-9424। ठीक है जी।
जी जनाब, और गुलाम अब्बास साहब के अलावा नासिर रज़ा, आप कर लें बात जल्दी से। सर मैंने पूछना था, ये जो बुक है ना, असल में मैंने काफ़ी फाइंड किया है लाहौर में, तो ये कहाँ से मिलती है? मुझे मिली नहीं है भाई, बुक डिपो से पता किया है और एक दो वहीद और से जगह से मिल पता जाएगी, वो किया, मैंने वहीद पता से किया मिल जाएगी। नहीं है उसके पास। वहीद के पास होगी, क्यों नहीं होनी यार। वहीद को अच्छा जाके मैंने, मेरा नाम बताइएगा, वो जहाँ से भी पैदा करनी होगी पैदा करके देगा आपको। ठीक हो गया सर, डन हो गया, थैंक ठीक है, किताब का थैंक नाम क्या है पता चल गया है? मैनेजरियल अकाउंटिंग, जो आपने वो शेयर की है ना हाँ ग्रुप जी, में। हाँ जी, गैरिजन बाय गैरे गैरिजन। ठीक है, बाय गैरेजन, हाँ जी गैरिजन वो मैं, नौरीन की किताब है। वहीद को कहिएगा, और अगर ना आपकी बात हो तो उसे कहें मेरे से बात कर ले। ठीक है, चलो ठीक, वो मैं खुद ही उसे कह दूँ। मेरे से कर लेगा बात, उसके पास किताब होगी। आजकल चूंकि थोड़ा सा ये लॉकडाउन के चक्कर की वजह से वो थोड़ा सा इशू चला है ना, हो सकता हाँ है जी, स्टॉक में इस टाइम ना पड़ी हो, बट वो अरेंज कर देगा आप। ठीक हो गया? चलो ठीक हो गया सर, थैंक डन है जी, यू। गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीक। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।